आईडी सिर्फ एक विनय ने दिया है, इन्हीं का बस साइन हुआ है। जितनी भी क्लासेज हुई है ना सब अपलोडेड है। तो ईमेल आईडी देके अपना एक जाके पासवर्ड बनवा लीजिएगा। वो एक आपका ईमेल आईडी दैट विल बी द योर आईडी एंड यू शुड गिव द पासवर्ड। उसी पासवर्ड से यू कैन ओपन एक्सेस द ऑल वीडियोस। एक दो दिन में हम, आज का क्लास है, कल तक हम अपलोड कर देते हैं। तो दैट विल बी द मेन प्रोसेस। तो अभी ये होना चाहिए कि अब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। तो ये में होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 10 ईयर्स के, यू शुड। द हिंदू का न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं घर पे जाके? नोट्स 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 हो रहा है रिवीजन। शाम का जैसे टाइमिंग होना चाहिए, यू शुड मेक योर शेड्यूल फॉर द इवनिंग स्लॉट फॉर द करेंट अफेयर्स, और जो मॉर्निंग स्लॉट है वो जीएस का। जीएस रिवाइज कीजिए, आइए क्लास कीजिए, घर जाइए, फिर करेंट अफेयर्स का नोट्स जब मैं पोस्ट करता हूँ एंड इन द मॉर्निंग, कभी लेट होता है तो मॉर्निंग में उठ के जो करेंट अफेयर्स अगर रात में डाला या मॉर्निंग में डाला, यू शुड गो थ्रू। बस इतना कीजिए, चीज़ें अपने आप ही, अब तो कमांड होने लगा होगा, अब तो चीज़ें क्लियर होती होंगी देख के कि ये इस टॉपिक क्या है। सिलेबस प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने उसको चिपका लेना है और वो याद होना चाहिए। कोई बोले कि जीएस पेपर 3 में क्या है, तो ऑन द फिंगर टिप्स जो 14-15 टॉपिक हैं, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एवरीथिंग। ठीक है, प्रीलिम्स में तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वहाँ पे तो बहुत एक एक लाइन का 4-5 टॉपिक लिखा है, लेकिन मेंस का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द मेंस सिलेबस एज वेल। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवीजन कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है एंड ज्योग्राफी का आधा पोर्शन, मेन पोर्शन कंप्लीट है, तो अब योर एफर्ट शुड बी रिवाइज द एनसीईआरटी ऑन ए डेली बेसिस। एनसीईआरटी तो सबने लिया होगा ना क्लास 11-12 का, सर ने बोला होगा क्लास 11-12 का एनसीईआरटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। और ये 4 बुक रटे होने चाहिए, 120-20 पेज के आसपास का है, तो उसमें पेज बाय पेज कम से कम 7-8 बार रिवीजन, यू शुड डू द रिवीजन एंड क्लियर। उसको हम ट्रांसलेट करवा रहे हैं, ट्रांसलेट करके थोड़ा हमें वक्त दीजिए, 3-4 डेज वी विल। आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी इनके हिंदी में नोट चाहिए, यही चाहिए ना? ये 2 एरिया है, मेजर एरिया यही है। तो तो हम उसको ऑलरेडी हमारे पास है इंग्लिश वाली, हम ट्रांसलेट करा रहे हैं। 3-4 दिन में जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो हिंदी वाला हम अपलोड कर देंगे। इंग्लिश वाला ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो सर ने दिया है वो मैक्सिमम फिगर्स, पिक्चर्स, यही सब है। तो उसको तो कहीं कहीं पे है हिंदी में, इंग्लिश में, तो थोड़ा सा आप 3-4 दिन पढ़िए, फिर हम हिंदी में दे देंगे। और नहीं आता है कोई भी दिक्कत तो यू कैन आस्क। मुझे पता है स्टार्टिंग में होता है वो। जल्दी हम उसको अपलोड करवाएंगे। थोड़ा सा हिंदी का ही थोड़ा सा कभी कभी इशू आ जाता है। स्टार्टिंग में तो होगा ही, वो तो दिक्कत रहेगा स्टार्टिंग में। अब जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पे मैं द हिंदू का पूरा फुल कंप्लीट पेपर भी, न्यूज़पेपर भी पोस्ट कर दिया करूँगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये जो नोट्स है वो देखिए, अगर मन करता है इंटरेस्ट के लिए पूरा द हिंदू पढ़ना है, तो वो मैं शाम को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास आई विल बी पोस्टिंग, तो वो भी आप लोग रेफर किया कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं कहीं से? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंसेंट के लिए किया है, बुक लिया है? मैं पोस्ट कर देता हूँ। ज्योग्राफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री हो गया ना, तो उसका जो 10 साल का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का, तो एक बार आप लोग जाइए देखिए कि किस, क्योंकि अभी जो आपका है
फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में एकदम कमांड होना चाहिए। अब कभी भी न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो आपको, अब मैं उतना ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि मैं अब एक्सप्लेन करूं, क्योंकि टॉपिक तो क्लियर है ना। अब जो न्यूज़ में होगा बस हम वही पढ़ेंगे। अदरवाइज हम क्या करते थे, हम पूरा बेसिक्स पढ़ते थे, लेकिन नाउ यू हैव टू गो थ्रू द ओनली न्यूज़ में जो एडिशनल पार्ट है, यू हैव टू गो। अदरवाइज एनसीईआरटी एंड द क्लास नोट्स, दैट शुड बी द बेसिस, वो बेसिक आपका बेस होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन जो हम लोग पोस्ट करते हैं करंट अफेयर, हाँ वो आप लोगों को सॉल्व करना है, जो हम डेली। अच्छा, उसका हिंदी, हम उसका कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में क्या अभी करेंगे कि इंग्लिश का वो, फिर उसके नीचे हिंदी का सेम, और ऑप्शन दोनों का कॉमन हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। वो तो ABCD तो उसको तो इतना जरूरत नहीं है, तो उसका भी हम कर रहे हैं, तो वी विल बी डूइंग दैट एज। लेकिन कल परसों से वो भी हम पोस्ट करेंगे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इंग्लिश वाला ही कीजिए, जब इंग्लिश नहीं आए तब हिंदी। हम्म 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 हम्म। टुडे वी हैव नियर अबाउट 17-18 टॉपिक, तो सब टॉपिक को नहीं ऐसे डिस्कस करेंगे, 21 टॉपिक। सो जो इंपॉर्टेंट है, कुछ खासी टॉपिक को वी विल बी डिस्कसिंग। पहला टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉम द जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज द नॉर्म। हम लोग ये पहले भी डिस्कस किए हैं कि जैसे आप पे केस होता है, तो केस होने के बाद कुछ ऐसे अपराध होते हैं, क्राइम, जहाँ पे डायरेक्ट पुलिस पकड़ के ले जाती है विदाउट, कई बार वारंट की जरूरत होती है, कई बार विदाउट वारंट भी लेके जाती है। और ऐसे केस में बेल मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि यू हैव टू प्रूव दैट कि आप इनोसेंट हैं। जनरली ये होता है कि नॉर्मल ऐसे केस में होगा, कुछ अगर क्राइम लो इंटेंसिटी का हो, अगर ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं हो, तो वो बेल दे दिया जाता है। जस्ट ये हो कि आप जाके एविडेंस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या एविडेंस को आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जब भी आपको विदाउट, आपका कन्विक्शन नहीं हुआ, अपराध अभी आपका डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर भी अगर जेल में डाल दें, तो ये आपका राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको वायलेट करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा रहता है कि आप तुरंत बेल दे दीजिए। अगर कहीं पे भी ये लगे कि उतना ज़्यादा अपराध की संभावना नहीं है, तो बेल मिलना चाहिए। नॉर्मल अगर कोई ऐसे भी होता है, तो मैक्सिमम केसेस जो लिखाई जाती हैं FIR मैनिपुलेटेड होती हैं। जैसे लड़ाई हुआ तो वो जाके उसके 4 गुना केस लिखा देंगे, तो ये मैक्सिमम केस हो रहा है। इसीलिए कन्विक्शन रेट भी इंडिया में काफ़ी कम है, नियर अबाउट 20 to 25% कन्विक्शन रेट है। तो 4 में 1 ही लोगों का कन्विक्शन होता है, 3 लोग नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। दैट इज द मेन थिंग। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है कि जेल इज एक्सेप्शन। आप जेल के अंदर में रह रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केस होना चाहिए। बेल इज नॉर्म, ये नॉर्म होना चाहिए, मतलब नॉर्मली आप बेल दे दीजिए। क्या होता है कि आप जाते हैं ना कोर्ट में बेल के लिए, तो वहां पे जज को ये डर लगने लगता है कि आगे मेरा प्रमोशन रुक जाएगा अगर कहीं पे भी गलती हो गई, कि आपने बेल दे दिया। बेल देने में ये होता है कि आपने पैसे लिए हैं, तो इसीलिए जज ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है। कुछ केसेस, कुछ लॉज ऐसे हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ये है कि बेल जल्दी, अगर जज, अगर जो प्रोसिक्यूशन है और एक डिफेंस होता है, 2 लॉयर होते हैं, अगर प्रोसिक्यूशन ने थोड़ा भी बोला कि अब उसको बेल नहीं देना है, जज बेल नहीं देता है, ऐसा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, उसमें कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी आपको बेल दे देना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको जेल में ही रखना है जब तक कि कन्विक्शन नहीं हो। अभी हमने देखे कितने केस आए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी वही PM प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ही का केस था। उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया, और कई भी MP थे, सबको PMLA में ही जेल में करके रखा था। तो इस सब केसेस के थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि अगर आपको प्रूफ करना है तो तुरंत प्रूफ कर दिए होते। 1.5 साल तक इनको जेल में रहना पड़ा, उसके बाद छूटे हैं, और वो भी बाद में ये भी प्रूफ नहीं हो पाया, अभी केस चलेगा। तो दैट इज द मेन थिंग, यही इस न्यूज में। देन वी आर गोइंग फॉर द इंडिया साइन द रिपीट ऑर्डर ऑफ द, जो इंडिया एंड US हम कंटिन्यूसली शिफ्ट कर रहे हैं। रशिया से हम अपना जो डिफेंस का
डिपेंडेंसी है वो यूएस पे कर रहे हैं। और इसमें हम कई, जैसे हमारा दिक्कत ये है कि हम गन से लेके एवरीथिंग डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज पे, और उसके रिपेयरिंग के लिए भी हमें उन पे डिपेंडेंसी होती है। तो अभी हमने देखा कि यूक्रेन, मोदी जी रसा गए, यूक्रेन गए, और उनका बैलेंस करते रहते हैं, क्योंकि हम पे डिपेंडेंसी सारा था। पहले डिपेंडेंसी मेनली यूक्रेन पे था, रसा पे था। यूएस जो था वो कोल्ड वॉर में पाकिस्तान के साइड में था, तो हम पाकिस्तान और यूएस के साइड में नहीं थे। लेकिन 2000 के बाद से धीरे धीरे हमने सोचा कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, सब कोई से हम क्यों ना क्यों परचेज करें। आर यू गेटिंग क्लियरिटी ना, कि एक पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक दुकान से सामान ला रहे हैं तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है ना, फायदा उठा सकता है कि वो रेट को अपने अनुसार से कभी भी कर सकता है। जब आप 10 दुकान पे जाते हैं तब आपको पता चलता है कि रेट कितना है और क्वालिटी कितनी है, दोनों में आप कंपेरिजन तभी तो करते हैं। तो अभी हमने डाइवर्सिफाई किया फ्रांस से, यूके से, और यहाँ तक कोशिश है कि अभी हम पुश कर रहे हैं कि कोलैबोरेट करके प्रोड्यूस करें। कोलैबोरेट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो प्रोडक्ट बेचते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। तो इंडिया अभी किसी के साथ डील में ये बोलता है कि कुछ तो पार्ट हम उनके साथ कंटिन्यूअसली कोलैबोरेट करके प्रोड्यूस करें। Then with the latest election, NDA crossed the majority into the राज्यसभा। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा जो स्टेट के लेजिस्लेचर होते हैं वो एमएलए इलेक्ट करते हैं, वो वोटिंग करते हैं। आप लोग राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं वोट करते हैं, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के वोट में आप लोग नहीं करते हैं। जैसे आम जनता से पूछेगा कि हाँ, विधायक को करते हैं, एमपी को करते हैं, वो लोग जाके करते हैं। आप आम जनता से पूछेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो, तो लोग कहेंगे नहीं देने वाला हो। उनको ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट के हम इलेक्शन, आप मैक्सिमम लोगों से पूछिएगा, अवेयरनेस थोड़ी सी कम ही होती है, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे अभी यूपी जो एनडीए बीजेपी की थी, काफी शॉर्ट फॉल था, तो अभी इन्होंने 12 सीट पे इनका निकला है राज्यसभा में। तो कुल इनके जो एलाइड हैं, जेडीयू है, एंड तेलंगाना में कौन है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तेलुगु देशम पार्टी भी अब सपोर्ट में है। तो इनको लेके अभी क्रॉस कर गए। दैट इज द हीरो। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द जन धन योजना। जन धन योजना किससे रिलेटेड है? जन धन योजना स्कीम मोदी जी आए थे, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2016 में स्टार्ट किया था। मेनली इट इज एसोसिएटेड विद 2014-15 में ही स्टार्ट कर दिया था। क्या है, किस चीज से बता रही थी आप मैम? हाँ, बैंक अकाउंट के लिए प्रमोट कर रहे थे, बैंक अकाउंट ऑन द जीरो बैलेंस। ये है, विमेंस को खासकर उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इस पर एनालिसिस है। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द जो यूनियंस है, वो लेबर कोड अभी गवर्नमेंट ने पास किया था, ताकि जो डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू द लेबर्स हैं, हम एम्प्लॉय, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कई अपने एम्प्लॉय रखते हैं, और एम्प्लॉय के लिए हम कई सोशल सिक्योरिटी नॉर्म रखते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक इनकी टाइमिंग होनी चाहिए, मिनिमम वेज ये होनी चाहिए, अगर तबीयत खराब होता है तो हेल्थ, ये सब का सारा कुछ हमें देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लेबर कोड जो पुराने लॉ थे वो काफ़ी मल्टीपल थे, तो कंफ्यूजन करता था। कोई लॉ कहेगा कि किसी सोशल सिक्योरिटी पे उसका स्टैंड कुछ और होगा, दूसरा लॉ उसका स्टैंड कुछ और होगा। तो गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सारे लॉ को रेशनलाइज करके, मिनिमाइज करके सिर्फ 4 कोड में इसको डिवाइड कर दिया, ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। इसको लेके अभी भी इम्प्लीमेंटेशन को लेके झगड़ा है। जो यूनियंस हैं, वो यूनियंस कह रहे हैं अभी भी जो लेबर लॉ है वो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके पक्ष में है, लेबर्स एम्प्लॉयड के पक्ष में नहीं है, जो लोग वर्कर हैं उनके पक्ष में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कैबिनेट रीडिजाइन द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू कवर द एफपीओज। व्हाट इज द एफपीओज? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज मेनली एसोसिएटेड विद द, जो हम डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर। क्या कर सकते हैं उनके प्रमोशन के लिए? स्टोरेज बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, उनके लिए इनपुट और आउटपुट के लिए जितनी कनेक्टिविटी सड़कें हैं उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और भी उनको और क्या नीड हो सकती हैं फार्मर्स के लिए? सीड्स की लेबोरेटरी बना सकते हैं, ताकि इजीली उनको सीड्स मिल जाए, जितनी भी जरूरत है, जितनी भी है ना डिफरेंट टाइप ऑफ द सीड्स, उसके लिए लेबोरेटरी हम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं?
जब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में दिक्कत है कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता, उधार लेने जाए, लोन लेने जाए तो लोन की काफी समस्या होती है, और अगर वो लोन लेने किसी मनी लेंडर के पास जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, और जो फार्मर्स होते हैं उनको जल्दी कोई भी बैंक लोन नहीं देती है, उनको ये लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो उनके लिए एक्सेसिबल बनाए, इजीली उनको मिल जाए, दैट इज द मेन थिंग। उसके लिए 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने अलग से लगा के रखा है। यस, या किसान क्रेडिट कार्ड की जो आप बात करें वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। ओके, कैबिनेट अप्रूव्स द प्राइवेट एफएम रेडियोज इनटू द 234 मोर सिटीज। यहाँ पे ये डिस्कशन है कि रेडियोज जो कम्युनिकेशन है वो सेंटर के सब्जेक्ट में आता है, और यहाँ पे है कि अभी लोकल लेवल पे हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि जो लोकल कल्चर है उसको हम प्रमोट कर सकें, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, दैट विल हेल्प इनटू द एसिमिलेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूज़। जैसे होता है ना कि अभी जैसे हम लोग फार्मर्स की बात कर रहे हैं, अब फार्मर्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देना है तो आप लोकल लैंग्वेज में दे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कब हमें सीड्स खरीदने चाहिए, कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कब कितना हमें इरिगेशन देना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए, ये सब चीज़ें लोकल लैंग्वेज में हो। या आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे टीवी से स्कीम है, आप आम जनता को देखिए गवर्नमेंट इतना स्कीम चला रही है। एक दिन हम लोग कितना स्कीम देखे थे, 700 समथिंग स्कीम था। मैं पूछा था कि स्कीम कितनों को कितना अवेलेबिलिटी है, तो आप लोग कहें कि नहीं है, कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, 7 भी स्कीम आप लोग अवेल नहीं करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। आम जनता के लिए हम गवर्नमेंट कहते हैं ये स्कीम है वो स्कीम है, लेकिन आम जनता से पूछे तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। पहली चीज कि उनको अवेयर नहीं होता कि कोई स्कीम इससे रिलेटेड है। दूसरी चीज है कि उनको फॉर्म भरना या कैसे उसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन, ये सब चीजें नहीं पता होती हैं। तीसरी चीज है कि अगर वो क्लेम करने जाते हैं तो क्लेम में जो देने वाला होता है वो उनको उतना दौड़ाता है कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, तो वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो 3 स्टेज पे बैरियर है। इनिशियल स्टेज दे आर अनअवेयर ऑफ द स्कीम इटसेल्फ। सेकेंड स्टेज अनएजुकेटेड, लिटरेसी नहीं है वहां पे। तो और थर्ड स्टेज की करप्शन के कारण वो दौड़ाते बहुत हैं, तो आपको वो स्कीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिलते मिलते आधा 1/4 तक वो लेके आते हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी ये रेडियोज है, एफएम रेडियोज है लोकल लेवल पे, दे विल बी हेल्पिंग। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, जैसे मराठी हुआ, भोजपुरी हुआ, बंगाली हुआ, उस लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो गाँव का जो आदमी है उसको ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि क्या स्कीम है, कैसे फॉर्म भरना है, एवरीथिंग। दैट इज द मेन थिंग। वही गवर्नमेंट ने अभी इनको लाइसेंस दिया है। ओके, देन वी विल स्टडी दैट द चांदीपुर वायरस काफी न्यूज में है। चांदीपुर वायरस किससे होता है, व्हाट इज द मेन कॉज, एक दिन और हम लोग पढ़े थे, सैंड फ्लाई से होता है, और इसका ओरिजिन महाराष्ट्र में हुआ था, आपने शायद बताया भी था ये चीज, ठीक है। तो उसको लेके काफी इस समय इमरजेंसी कंडीशन है। क्यों काफी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि इसका ना ही वैक्सीन है और ना ही ट्रीटमेंट है, तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो डेथ 2-3 दिन में हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हो जा रहा है, दैट इज द मेन थिंग। मोर्टेलिटी ज्यादा है, डेथ अगर जल्दी ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। Then we will study the environment ignored in the considering the site in the Nicobar Island. निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, इंडियन सी, बे ऑफ बंगाल में ही तो है, इंडोनेशिया से जस्ट कनेक्ट होता है नीचे जाके। ओके, अभी उसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ, तो मैप में हम लोग देखते रहेंगे। ओके, तो अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाने की बात करें, उसका काफी विरोध हो रहा है कि आप वहाँ के एकदम वो समंदर में है, आप कम से कम वहां जाने के लिए कुछ नहीं, आपको 6000 किलोमीटर वाटर क्रॉस करना पड़ता है। काला पानी का सजा सुना है आपने, पहले काला, अंग्रेज काला पानी का देते थे, वो वहीं भेजते थे, अंडमान में जेल में भेजते थे, क्योंकि वहां से कुछ दिखता ही नहीं है, तो काला काला सब कुछ दिखेगा, चारों तरफ वाटर है। वहां पे अगर कैदी को छोड़ भी दे, भाग जाओ, तो भाग के कहीं नहीं जा पाता था, क्योंकि चारों तरफ देयर इज द सी, और वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस करके चले जाएं, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो वहां को लेकर डिस्कशन है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट द स्ट्रेटेजी टू टर्न क्लाइमेट रिसोर्स इनटू द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड उसका क्लाइमेट का काफी इंपैक्ट है। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश ज्यादा हो रहा है, बाढ़ ज्यादा आ रहा है,
सूखा भी पड़ रहा है, जब एक्सट्रीम कंडीशन हम देखने को मिला है कि गर्मियों में खूब ज़्यादा गर्मी, बारिश में खूब ज़्यादा बारिश, ठंड में खूब ज़्यादा ठंडा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे आइस हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालय पे, जहाँ पे आइस जमे होते हैं, वो पिघलने का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गया। अगर वो ज़्यादा पिघलेंगे, ज़्यादा पानी नीचे आएगा, नदियों में पानी, और फ्लड कंडीशन ज़्यादा होगा। इसका ये भी इम्पैक्ट है कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की कमी, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो दैट इज़ द अदर थिंग। तो इसको ये कह रहे हैं कि जब आप क्लाइमेट रिसर्च कर रहे हैं तो उसको क्लाइमेट जो डिजास्टर इससे आने वाला है उसको मैनेजमेंट उसी समय से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो साइक्लोन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको कैसे मैनेज करना है कि साइक्लोन का पाथ कहाँ से है, कहाँ पे लैंडफॉल होगा, कितनी इंटेंसिटी से होगी, ये सब पहले ही प्रिडिक्ट किया जाए। तो जो डेथ होता है, जो उसके कारण जो प्रॉपर्टी का लॉस होता है, हम पहले ही लोगों को अवेयर कर दें। मानिए कहीं पे लोग ऐसे घर में रहते हैं जो कमजोर हैं, तो उनको पहले ही हम अपने रिस्क सेंटर पे ला सकते हैं। जैसे किसी कोस्टल एरिया में अगर लोगों के पास एनिमल्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो वो अपने जितने भी एनिमल्स हैं वो सेफ प्लेस पे जाकर रिस्क कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो रिसोर्स है साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्ट करके देखना चाहिए, दैट इज इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। और उसके कारण हम कहीं ना कहीं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ऑपरेशन करेंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, जब भी डिजास्टर आएगा तो लॉस होगा ना इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी बैक साइड में जाएगी। अगर आप रिड्यूस कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो इकोनॉमी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दैट इज द मेन डिस्कशन पॉइंट। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट द हाई अमाउंट ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक इन द इंडियन पर्सनल केयर प्रोडक्ट। जैसे हम ये फेस वॉश का यूज करते हैं और भी जेल यूज करते हैं, उसमें हम देख रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक होता है, और माइक्रो प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बैड इम्पैक्ट लाता है। जैसे अब वो आप यूज करेंगे फेस वॉश में, फिर वो ड्रेनेज के थ्रू नदी में जाएगा, नदी में जाएगा तो फिर उसको मछलियाँ, कछुआ और भी जितनी भी स्पीसीज हैं उनके अंदर में जाएगा, और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन क्रिएट करता है, जिससे डेथ का जो मॉर्टेलिटी होती है स्पीसीज का वो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज द मेन थिंग। बिसाइड दैट कि जो आप फिश में गया, फिश को आप खाएंगे तो आपके अंदर में भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके आम जो हम लोगों का है उसका भी हेल्थ का निगेटिव इम्पैक्ट वो आता है। फिश खाएंगे, फिश के बाद हम खाएंगे तो हमें भी वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता है। पहले हमें दिखेगा नहीं, वो माइक्रो में होता है, लेकिन माइक्रो माइक्रो करके अगर आप 200 बार खाते हैं तो वो 200 बार तो आपके अंदर जमा हो रहा है ना, क्योंकि डाइजेशन उसका नहीं होता है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ कॉन्सर्न। वार एंड पीस, ये यूक्रेन और रसिया वार के बारे में है, तो ये हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, तो उसको उतना एनालिसिस नहीं करेंगे। शार्पनिंग इंडिया एंटी ट्यूबरक्लोसिस फाइट, एंटी जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस का हम एलिमिनेशन का है 2022 में टारगेट किए थे, 2024 में किए थे, अब 2026 कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट कई स्कीम चला रहा है, कई तरीके के डोज दे रहा है, लेकिन लोगों का ये है कि जो इसकी मेडिकेशन है लंबे टाइम के लिए चलानी पड़ती है, और थोड़ा भी गैप आए, जैसे टीबी आपका सही हो और आपने दवा छोड़ दिया, तो वो जो दोबारा अटैक करेगा वो पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसका सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टीबी अगर इनिशियल स्टेज पे आपको पता चल जाए तो इजीली आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर लेवल बढ़ जाए, जैसे आम जनता है उसको खांसी आती रहती है, गरीब आदमी है, खेत में काम कर रहा है या एज ए वर्कर कहीं पे काम कर रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि नॉर्मल फीवर खांसी यही हुई है ठंड से, या कुछ खा लिया होगा इसलिए हो रही है। अब आप चेक नहीं कराते हैं, वो टीबी के कंडीशन में टर्न होता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाता है। एक लेवल के बाद वो भी क्योर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमारे वहाँ अब एक आम जनता किसी दूर गांव में, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गांव में है, और वो किसी खेत में काम करता है, तो उसको अगर जाना है कहीं टेस्टिंग कराने, खांसी आ रही, किसी ने कहा अरे बहुत खांस रहे हो, जाके टेस्टिंग कराओ, उसको अगर गोरखपुर आना हो, लाइन लगा के एक दिन पूरा खर्च करना हो, तो वो सोचता है 4 बार, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं होने के कारण भी जो टीबी का कंडीशन है वो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दीज आर द कंडीशन। क्लियर हो रही है ये चीजें? ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग द इस्टेब्लिशिंग ए कार्बन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में हम करेंगे कि क्या है कार्बन मार्केट। जैसे आप लोग मार्केट सुनते होंगे, कपड़े का मार्केट, दाल चावल का मार्केट, लेकिन कार्बन का मार्केट है। क्या है कार्बन का मार्केट? व्हाट इज द कार्बन मार्केट? ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ इसको। कार्बन मार्केट है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं इंडस्ट्री पे,
तो उसको लेके ये है कि ऑलरेडी वी हैव द रूल कि हर एक इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता है कि जैसे मानिए आयरन इंडस्ट्री है, वो आयरन प्रोड्यूस करते हैं, आयरन का काफ़ी प्रोडक्शन होता है, जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसके जो 4 लेग्स हैं उसमें काफ़ी आयरन लगा हुआ है, और भी ये स्टैंड में आयरन लगा है, ये जो हमारा छत बना है इसमें आयरन के छड़ लगे होंगे, आयरन का काफ़ी यूज है। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्री जो होते हैं वो जब भी आयरन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें कोयला जलाना पड़ता है, कोयले जलाएंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा। तो CO2 प्रोड्यूस होता है तो उसका घाटा क्या है, जब CO2 इन्वायरमेंट में जाएगा तो एक लेयर बना देता है, ठीक है। सन की रेज अंदर आएंगी, तो जो सन की रेज आने का होता है वो स्मॉल वेव्स में होता है, ठीक है। तो वो पास तो कर जाती हैं, लेकिन जब जमीन उसको एब्जॉर्ब करेगा फिर जमीन छोड़ता है, फिजिक्स का ये रूल है कि एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं तो रेडिएट भी करते हैं। जब जमीन उसको रेडिएट करता है तो वो लॉन्ग वेव में करता है, तो आने वाले वेव को CO2 आने देती है लेकिन लॉन्ग वेव को वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो ऐसे में क्या होगा कि एनर्जी आ रही है, यहाँ से मैं एनर्जी लाऊं, यहाँ से मैं कोई बॉल फेंकता जाए रोज 20 बॉल और बाहर नहीं जाए, तो ये कमरा भर जाएगा ना इस लिमिट के बाद, इसमें हम नहीं बैठ पाएंगे। तो सेम इज दैट, एनर्जी आ रही है बाहर नहीं जा रही है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ओवरऑल जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जो आइस है वो जल्दी पिघलेगा ना जब गर्मी होगी, हमारी भी तो एक लिमिट है ना हमको सहने का, तो हम क्या करेंगे AC ज़्यादा चलाएंगे, AC ज़्यादा चलाएंगे तो और CO2 निकलेगा, तो वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट पे हम ग्लोबल लेवल पे कई एग्रीमेंट है, उसमें से एक पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें हमने CO2 कम करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म को किया है। उसमें से एक मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट। कार्बन मार्केट है, कार्बन मार्केट में इंडस्ट्री पे ये इंपोज किया जाता है कि आप जब आयरन प्रोड्यूस करेंगे तो CO2 का एक लिमिट होना चाहिए कि 1 किलो अगर आप आयरन कर रहे हैं तो वो आप 10 टन CO2 निकाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो आपको फाइन में पेनल्टी देना होगा, आपको पैसे देने होंगे। अगर आप 1 टन से कम कर रहे हैं तो आपको बोनस के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप किसी को वो बेच के पैसे ले सकते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि जैसे जो इंडस्ट्री ज्यादा कर रही है प्रोड्यूस, जैसे किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनइफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, तो वो 1 किलो प्रोड्यूस करने के लिए 20 क्विंटल CO2 एमिट किए। समझ में आ रहा है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन बन रही है कोल यूज करके। अगर वो उस लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उनको पेनल्टी देनी होगी, अगर उस लिमिट से कम करेंगे तो उनको फायदा होगा, वो बेच सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर हो रही है चीजें, तो इसी को क्रेडिट कहते हैं। और जिस मार्केट में ये सर्टिफिकेट बिकता है और लोग इंडस्ट्री खरीदते हैं उसको कार्बन मार्केट कहते हैं। हाँ, जैसे एक बार ये ऐसा होता है कि जैसे ये इंडस्ट्री है, 2 इंडस्ट्री है, ये काफी इफिशिएंट इंडस्ट्री, ये हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और ये आयरन प्रोड्यूस करने के लिए मानिए ये 100 क्विंटल आयरन को प्रोड्यूस करता है और 10 क्विंटल ये CO2 निकालता है। पेरिस एग्रीमेंट या हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने कहा कि अगर 100 क्विंटल आप आयरन निकालते हैं तो आपका जो लिमिट होना चाहिए वो आपका 13 क्विंटल होना चाहिए। CO2 13 क्विंटल आप एमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये लिमिट होना चाहिए। इन्होंने 10 ही करा तो ज्यादा अच्छा कर दिया ना, अच्छी टेक्नोलॉजी लगा के। ये इनइफिशिएंट है, ये ऐसे यूज कर रहे हैं, हो सकता है ना इफिशिएंसी, जैसे हम घर पे कोई कुकर में चावल बना रहा है और कोई भगोने में बना रहा है, तो भगोने में ज्यादा देर जलाएगा ना, कुकर में तो प्रेशर का यूज करके फटाक से बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं जलाना आग कम हुआ ना। सेम इज विद द आयरन, आयरन के भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होते हैं, अगर जो कंपनी अच्छी टेक्नोलॉजी करती है तो वो कम CO2 को एमिट करेगी। मानिए ये इनइफिशिएंट है, ये भगोने में बना रहा है, तो ये 100 क्विंटल आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए मानिए 25 क्विंटल इन्होंने एमिट किया, लिमिट कितना है 13, तो इनका कितना हो गया। अब गवर्नमेंट ने ऐसा मैकेनिज्म किया है कि आप प्रूफ कर देंगे कि आपने सिर्फ 10 में किया तो वो 3 जो एक्स्ट्रा आपने किया उसका सर्टिफिकेट दे देगी। अब ये इसको क्या कर सकते हैं, इनसे बेच सकते हैं, वरना इनको पेनल्टी के रूप में गवर्नमेंट को अलग से पैसे देने होंगे। जब इनको मेंटेन करना होगा कि 100 में 13 था तो ये 12 इनको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि दे हैव परचेज फ्रॉम द समवेयर एल्स। दिस इज द कार्बन मार्केट। समझ पा रहे हैं, ये इंडस्ट्री करेगी और दिस इज ऑन द, हाँ, जो अगर आप लिमिट से नीचे करें तो उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, और ये जो है ज्यादा कर तो 3 इनसे खरीदेंगे और ढूंढेंगे और कितने जो हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला है, इनको सस्ते में काम चला लेंगे, वरना गवर्नमेंट इनसे ज्यादा पैसे लेगा। तो ये एक तरीके से ऐसे जो इंडस्ट्री जो कुकर पे लोग चावल बना रहे हैं
उसको प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कुकर खरीदें और कम से कम भगोने पे बनाएं। टेक्नोलॉजी जो इनइफिशिएंट है उनको हम चाहते हैं ये लोग कम हो, तभी तो हम कहीं ना कहीं किसी को जब हम रिवॉर्ड देते हैं तभी तो वो आदमी प्रमोट करता है, और पनिशमेंट करते हैं तो वो गलत काम नहीं करता है। कहीं ना कहीं अगर CO2 का हम फ्री छोड़ दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि उबलने वाला टेम्परेचर हो जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, जून में क्या हाल था, हीट वेव काफी था। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म टू कंट्रोल द CO2 एमिशन। क्लियर हो रहा है? और हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन मार्केट क्लियर हो रहा है? ये क्रेडिट यही है, कार्बन क्रेडिट जो गवर्नमेंट देगी, जिसको फायदा हुआ वो क्रेडिट हो गया और जिसको बेचा वो उससे सर्टिफिकेट खरीद के बोरो करेगा। दैट इज द मेन थिंग। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द इंडिया गेटिंग द कॉम्प्लिसेंट इनटू द फाइट अगेंस्ट द पोलियो। पोलियो का केस ऑलरेडी इंडिया से चला गया है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब हम वैक्सीनेशन कम कर दिए कुछ एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इतना वैक्सीनेशन नहीं किया। वैक्सीनेशन क्या है? दिस इज मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ऐसा है ना कि वायरस आए, एक तरीका, दो तरीका होता है किसी भी डिजीज से लड़ने का। एक होता है कि पहले बीमार हो जाए फिर दवा खा के उस बीमारी को भगाए। दूसरा तरीका होता है बीमार होने के पहले ही वैक्सीन लगवा ले कि बीमारी वो आए ही नहीं। तो वैक्सीन लगवा ले, ये ज्यादा इजी है ना, कि क्योंकि पूरे लाइफ के लिए आप इंश्योर्ड हो गए, बीमारी आएगी ही नहीं। हो गया ना? जैसे एक हो गया कि आप बाइक चलाएं, बाइक बिना हेलमेट के चलाएं, तो पहले आप सर फुड़वा लें, उसके बाद दवा कराएं। और दूसरा तरीका होता है कि हेलमेट लगा लें तो सर फूटेगा ही नहीं, तो आप वो बच जाएंगे। तो देयर इज द क्योर बाय द मेडिकेशन, देयर इज द क्योर बाय द वैक्सीन। वैक्सीन में आपको बीमारी होगी नहीं। हमने देखा है कि पोलियो में हमने अब खुश हो गए, 2011 में के बाद वाइल्ड वायरस नहीं पाया गया, और 2014 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में पोलियो के केसेस नहीं है, पोलियो फ्री है। लेकिन फिर भी हमें ये देते रहना होता है वैक्सीन, ताकि जैसे हम जो वैक्सीन पहले से देके खत्म किए हैं वो हमने क्या किया है, लाइव एट्यूनेटेड है। लाइव एट्यूनेटेड में क्या था, जिंदा वायरस को हमने मार के उसको इंसर्ट किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि वो जो बाद में अटैक होगा वायरस का, उससे वो फाइट करेगा, एंटीबॉडीज बनेगा। एक दिन यही हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या वैक्सीनेशन का मेथड है। आप थे उस क्लास में, वैक्सीनेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वैक्सीनेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको बीमारी कैसे होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो आपके शरीर पे अटैक करते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि हमें हमेशा बैक्टीरिया एंड वायरस का अटैक होते रहता है, लेकिन हमारा शरीर का एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता। जब भी कोई अटैक होता है वो तुरंत क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है एंटीबॉडीज, और वो उसको मार के भगा देता है, तो हम बीमार नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा केस होता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, या वायरस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी इम्यूनिटी ज्यादा है फिर भी वो अटैक कर दिया, तो ऐसे केस में आप बीमार हो जाते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये सब बीमारी हो ही नहीं, कोई नई अगर वायरस है तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कोविड-19, क्योंकि वो नया था, बॉडी ने सीखा ही नहीं था। जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सब तो शरीर ने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया। बहुत ज्यादा वायरस का अटैक होगा तब होगा। नॉर्मल केस में मच्छर काटे या कैसे भी अगर वीक वायरस हो तो हमारा बॉडी उसको हरा देता है, इवॉल्व करता है ना हमारा बॉडी भी। तो लेकिन अगर नया वायरस है, ऐसे केस में क्या होगा कि अभी एंटीबॉडीज जानता ही नहीं है। जैसे आप किसी पहलवान को पहली बार आप उतार दीजिए आंकड़े में, तो वो हार जाएगा ना। तो हम लोग आंकड़े के पहले प्रैक्टिस करवाते हैं ना उस पहलवान से, और बाद में भेजते हैं। तो नया जब अटैक होता है तो क्या होगा, अगर नया बॉडी होगा तो हमारा एंटीबॉडीज है वो कभी देखा ही नहीं, तो वो हार जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी नए वायरस आते हैं, जैसे कोविड हुआ, जैसे और भी जितने भी वायरस हैं, उनके हम वीक फॉर्म में हम अंदर वैक्सीन के रूप में इंसर्ट करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। एक दिन हम लोग पढ़ भी रहे थे कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड क्या आप बता रहे थे, पैसिव। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव के क्या एग्जांपल थे? ऑलरेडी आपके अंदर वो अवेलेबल हो, पहले से ही लड़ेगा। पैसिव का मतलब आप बाद में इंसर्ट करें। जैसे हम लोग ये किए थे कि मदर मिल्क जो होता है वो पैसिव होता है, क्योंकि बच्चे को मदर के मिल्क के बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, उसमें इतना ज्यादा एंटीबॉडीज होता है कि बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था, जो मदर मिल्क था दैट वाज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल था। सेकेंड हमने किया था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम उसको, जैसे सांप आपको काट दिया तो अलग से हम एंटीडॉट देते हैं, उसको एंटीवेनम डॉट देते हैं, ताकि आपका जो वो है जहर का असर है, वो पॉइजन का असर है, वो कट करे, वो उसको खत्म करे। दिस इज द
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? आज पहली बार समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है? अब एंटीबॉडीज के लिए हम पहले ही जो वायरस होता है उसको वीक कर देते हैं, जिंदा रहेगा लेकिन वीक रहेगा। हम पहलवान को लड़ा रहे हैं लेकिन जो लड़ा रहे हैं वो कमजोर आदमी से लड़ा लड़ा के उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाद में स्ट्रांग से लड़ाएंगे। तो जब वो वीक से लड़ना स्टार्ट करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे आप लोगों को मैं पहले टेस्ट में बुलाऊं और पूरा खूब हार्ड वाला क्वेश्चन दे दूं तो अगले में आने में डर लगेगा ना, पहले ही दिन ध्वस्त। तो क्या होता है कि पहले हम वीक क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देंगे, धीरे धीरे मॉडरेट एंड देन डिफिकल्टी लेवल हाई होगी। तो लाइव जो हम देते हैं तो वीक करके देते हैं, अब एंटीबॉडीज उससे लड़ना सीखता है, फिर वो सेल्फ रिस्पॉन्स करके इवॉल्व होगा और स्ट्रांग अपना एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा कि कल को इससे भी स्ट्रांग अगर वायरस आएगा तो आई विल बी फाइटिंग, वो फाइट करेगा। दैट इज द मेन थिंग। पोलियो के लिए हमने यही दिया था, एक्टिव वायरस को हमने वीक करके इंसर्ट किया था। अब दिक्कत है कि पोलियो तो नहीं हो पाएगा लेकिन वो वायरस आपके अंदर बहुत दिनों तक रहता है। फिर आप जब डिफरेंट टाइप ऑफ द जैसे एक्सक्रीशन होता है, डेफिकेशन होता है, यूरिनेशन होता है, बाय दैट जो भी वायरस हम अंदर डालते हैं वो बाहर आता है और बाहर आके ड्रेनेज सिस्टम, डिफरेंट इन्वायरमेंटल सिस्टम में वो मिक्स होता है, नदी में जाएगा, फिर वही नदी को के वाटर को ट्रीट करके हम आपको सप्लाई वाटर दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, फिर यू विल बी कंज्यूमिंग। तो जो वायरस है वो इन्वायरमेंट में भी जाएगा ना और धीरे धीरे वो इम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो इम्पैक्ट करेगा। अब आप वैक्सीन देना बंद करवा दिए, आपको लगा कि अब तो खत्म पोलियो, लेकिन जिसको पहले से वैक्सीन दिया गया है वो रहेगा ना उसके शरीर में, वो तो वायरस रहेगा कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में, तो उससे अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पोलियो का यही देखा जा रहा है कि हमने वैक्सीनेशन कम कर दिया था और उस एरिया में दैट इज इम्पैक्टिंग मोर। मेघालय में हमने केस देखा है, उस गाँव का नाम है, याद कीजिए अभी आएगा, ठीक है? वो पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो गांव का नाम वो पूछ सकता है। ओके, यूक्रेन एंड रशिया में अभी अटैक हो रहा है। अभी हमने सरप्राइज अटैक देखा, यूक्रेन ने कर दिया रशिया पे। ओके, कोक्स कहाँ पे है? दिस इज यहाँ पे अटैक हुआ है, दिस इज इन द रशिया। अभी हम देख रहे थे लीडिंग कौन ले रहा था, रशिया ले रहा था। सरप्राइज अटैक इन्होंने यहाँ पे कर दिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि अभी हम में दम है, हम लड़ेंगे। दैट इज द मेन थिंग, इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसलेटेड स्टोरीज ऑफ द पार्टीशन। तो पार्टीशन का वुमेन्स का क्या एक्सपीरियंस था वो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। मैक्सिमली जो वुमेन्स का एक्सपीरियंस कभी भी वार में, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन, वो हमेशा सबसे ज्यादा बेकार कंडीशन, वायलेंस एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द एट्रोसिटीज हमेशा वुमेन को ही झेलना पड़ता है। SEBI flagged the pattern of the SMSE found rigging stock। तो स्टॉक मार्केट दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, वहां पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, अभी हमने सबसे इसका अच्छा एग्जांपल देखा था अदानी का, जो मैनिपुलेशन था वो हम कई फॉर्म में देखते रहते हैं। और भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वी विल बी कवरिंग वन बाय वन, ठीक है? फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, AI विल रिवोल्यूशनलाइज द फाइनेंशियल सर्विसेज। व्हाट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज? बहुत बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंकिंग जितनी भी सर्विसेज हैं सब फाइनेंशियल सर्विसेज तो हैं, उसी से AI से हेल्प हो जाएगा। AI कैन ये सिंप्लीफाई कर देगा ना डिफरेंट टाइप ऑफ द जितनी भी सर्विसेज हैं। दैट इज द मेन थिंग। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, फ्रंट पे से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि AI से हम चैटबॉट बना देंगे, आप पूछेंगे वो बताएगा कि क्या प्रोसेस है। जैसे हमें यही नहीं पता है कि कोलैटरल क्या लगेगा। नॉर्मल हम क्या करते हैं, जैसे मैं अगर लोन लेना है, मैं बैंक जाऊंगा, फिर पूछूंगा कोलैटरल में क्या क्या चाहिए, वो अपना, अगर इंसान से इंसान का इंटरेक्शन होता है तो पैसे लेना हो तो खूब कठिन चीजें बनाएगा कि ये आप उसका ओरिजिनल वाला जमीन का पेपर लाइए, जो आपसे नहीं हो पाएगा, उसको पता है कि ये नहीं हो पाएगा। जो चीजें कठिन होगी वो बोलेगा और उनको पता है कि फिर आप कहेंगे कि कुछ पैसे लेके आप करवा दीजिए, कुछ भी 10% आप ले लीजिएगा। AI बता देगा तो AI साफ साफ बता देगा आपको, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे में AI जो प्रोसेस है वो जल्दी करा देगा आपको। डिफरेंट लैंग्वेज भी AI अब कंप्लीट वो चेंज कर देता है, ट्रांसलेट। आप AI से पूछे हिंदी में बोलने को हिंदी बोलेगा। डिफरेंट लैंग्वेज का जो भी इशू है, नॉर्मल आप बैंकिंग सर्विसेज में कभी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन AI क्या करेगा, लोकल लैंग्वेज में भी चीजें बता देगा।
तो कहीं ना कहीं चीजें वो आपके क्वेश्चन को ही बताएगा। जैसे ऐसे वेबसाइट पे आप सिर्फ लिखते हैं, लेकिन एआई क्या करेगा, अब कुछ कंफ्यूजन हुआ, आपने पढ़ के सोचा कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे एआई होगा, एआई से बोलेंगे अच्छा ये इसका क्या मतलब हुआ, तो एआई बता देगा। तो सिंप्लीफाई चीजें कर दिया। हाँ, कि आप बोले, दैट इज द मेन थिंग। एआई अब आ गया, जैसे चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से काफी इजी हो गया, आपको सर्च नहीं करना है गूगल पे जाके, एआई सर्च करेगा आपके लिए, आपको बता देगा। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो एआई से रिवोल्यूशनराइज हो सकता है। ये कोलकाता का जो केस है, दैट इज द पॉलिटिकल टर्न ले लिया, ये काफी न्यूज में है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि हम लोग माइंडसेट चेंज करें और चीजें अपने आप सही हो जाएगी। अब बोलना तो आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। फ्रंट पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम इज द पॉलिटिकल न्यूज। चंपई सोरेन को आप लोग जानते होंगे, अभी ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। हेमंत सोरेन जब उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया तो इन्होंने रिजाइन कर दिया और ये अब बीजेपी को कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉलिटिकल न्यूज, कुछ खास नहीं है। आफ्टर दैट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ये जो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कौन सी कमिटी, किससे रिलेटेड था, सही बता रही थी, क्या बता रही थी, हेमा कमेटी रिपोर्ट। उन्होंने किस पे दिया था, जो मलयालम इंडस्ट्री में जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो प्रिफरेंस था, फेवरेटिज्म था, उससे रिलेटेड है। उसको लेके वहाँ पे पॉलिटिकल आपस में अपोजिशन लड़ रही है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें बस इतना पता है कि व्हाट इज द कमिटी रिपोर्ट एंड व्हाट वाज द आउटकम, किसके बारे में था, है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में था। मलयालम मीन्स केरला, केरला का जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज द मलयालम। जो वहाँ का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लासिकल डांस, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, कुचिपुड़ी भी है, मोहिनी अट्टम एंड कुचिपुड़ी दोनों है, दोनों है क्लासिकल में। कथकली, next important news that we are going to cover is with respect to this news that we are going to buy many of this gun. एक राइफल है that SIG 716 rifles that we are going to buy from the Sig Sauer कंपनी ऑफ द यूएस। मैंने एक दिन बताया था आपको, कैपिटलिज्म का एग्जांपल हम लोग देते हैं तो यूएस को देते हैं, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम चीजें प्राइवेटाइज हैं। जैसे देखिए डिफेंस का इक्विपमेंट सिग सावर बेच रहा है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। वहां पे गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करते हैं कि आप किसको बेच सकते हैं, किसको नहीं बेच सकते हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं। अब ये अगर यूएस चाहता है कि चाइना को ना बेचे तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं बेचेगा, लेकिन खुद कंपनी बना नहीं रहा। इंडिया में क्या है, डीआरडीओ खुद कंपनी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कंपनी बनाती है। इसरो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो खुद बनाती है। लेकिन यूएस में गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट क्या एडमिनिस्टर करती है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूसली हम डाइवर्सिफिकेशन का जो हमारा डिफेंस का है, दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द यूएस। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द जेल इज एक्सेप्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है तो इसको हम नहीं जाएंगे। और ये वायलेट करता है आर्टिकल 21 जो लाइफ टू लिबर्टी एंड द लाइफ, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद दिस। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहाँ पे दिया है, आर्टिकल 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय द सेल्फ इंक्रिमिनेशन? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब, मुझे किसी ने जेल में पकड़ा, पुलिस पकड़ के ले गई और वो मुझसे खुद बुलवा के कह रही है कि मैं गुनाह को कबूल कर लूं। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। ये मान्य नहीं है। अगर मैं जाकर तुरंत कोर्ट में बोल दूं कि इन्होंने मार पिटाई करके मुझसे करवाया है, तो तुरंत कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। पुलिस को क्या होता है कि आपको एविडेंस ला के दिखाना पड़ता है कि हाँ इन्होंने किया, आपको प्रूव करना पड़ता है ना। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आपको किसी ने चोरी, किसी पे चोरी का इल्जाम है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो चोरी हुआ था इसी के घर में था, प्रूफ है। ठीक है, फोटो खींच के लाना पड़ेगा या विटनेस लाने पड़ेंगे, ये दिखाना पड़ेगा। ये वाला है कि मुझे कोई मेरा एविडेंस मान्य नहीं होगा। अगर मैंने क्राइम किया, मुझे से बुलवाया जा रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल जब तक कि पुलिस प्रूफ ना करे कि दैट वाज द मेनली इन्वॉल्व बाय द डिफरेंट साइंटिफिक प्रूफ होता है ना, या विटनेस लेके आए कि सेल्फ SELF इंक्रिमिनेशन INCRIMINATION
NATION, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये मेंशन है, साफ साफ क्लियर है। मैं एक बार आर्टिकल भी दिखा देता हूं आपको। दिस इज द आर्टिकल, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मुझे कोई जबरदस्ती करके खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। वो विटनेस आप लोग देखते होंगे कि अदालत में नहीं, पिक्चरों में दिखाता है, बुलवा लेते हैं, तो वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पुलिस क्या करते हैं, वो विटनेस से सेल्फ उगलवा के, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रूफ उगलवाती है कि ये बताओ कि उस समय क्या वहां पे था, दूसरे ला के जब विटनेस देते हैं तो उसको मान्य कहा जाता है। क्लियर हो रही है चीजें। सेल्फ विटनेस इज नॉट पॉसिबल, ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है वही उसको मना करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट प्रोहिबिट दिस सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज लेटेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये फंडामेंटल राइट्स है। आपको खुद के लिए विटनेस, कोई जबरदस्ती आपको मार पीट के ये नहीं कह सकता है कि प्रूव करो कि तुम ही थे। पुलिस अगर मारती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड एज द विटनेस। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, राज्यसभा में एनडीए की मेजोरिटी हो गई है। टोटल नंबर ऑफ द सीट्स राज्यसभा में कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट 250। जो अभी नंबर्स हैं वो तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे हम कभी नहीं जाते, 4-5 सीटें एक्स्ट्रा रखा जाता है कि इन द केस कभी कोई युद्ध हुआ, हम किसी को जीत गए तो हमारे पास तुरंत सीटें रहेंगी, हम उसको असाइन कर देंगे। जैसे पीओके है, पीओके ने कहा कि हाँ इंडिया में हम आ गए तो हम उसको असाइन कर देंगे। लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट से कम होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट राज्यसभा में 250 है, एक्चुअल जो है वो 245 है। ठीक है। 245 का मेजॉरिटी कितना होगा? 245 में कई बार होती है कि सीटें कुछ नहीं भरती हैं। जैसे अभी जो है 8 सीट खाली है, 245 में भी 8 सीट खाली है, तो 237 ही इस समय टोटल मेंबरशिप है। तो उसका मेजॉरिटी कितना होगा? हाफ प्लस 1। 237 का हाफ प्लस 1 कितना होगा? 118 नहीं 119 होगा। 37 एक ज्यादा चाहिए, 39, 19 2 जा 38। क्लियर? तो 119 है। अभी बीजेपी के पास ये बढ़ के हो गया है, आई थिंक 119 चाहिए और इनका 123 हो गया है। कितना हो गया? नहीं, अभी इनके पास एग्जैक्ट 119 ही हुआ है, जस्ट मेजॉरिटी क्रॉस की है। 119 चाहिए और 119 इनके पास हो गया, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। क्यों राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए? वाई? सरकार तो लोकसभा से बनती है, सरकार बनाने के लिए तो लोकसभा में प्रूफ करना होता है। लोकसभा में मोदी जी गए थे ना, सरकार तो नहीं बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए यू हैव टू प्रूफ इनटू द लोकसभा। वाई? राज्यसभा में क्यों चाहिए? बिल पास कराने के लिए। कोई भी एक्ट बनता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होता है। अगर आपका मेजॉरिटी नहीं रहेगा राज्यसभा में तो आपके कोई भी एक्ट सब फेल हो जाएंगे। फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया, वो कंटिन्यूसली इतना इनके पास सपोर्ट था। कुछ कोलिशन गवर्नमेंट जो अपोजिशन में भी है, बीजू जनता दल जैसा है, वो हमेशा सरकार के सपोर्ट में वो करता है। तो हमेशा से बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला है राज्यसभा में, मेजोरिटी हमेशा इनके पास रही है। क्लियर हो रहा है? जन धन योजना पर्सनिफाइज डिग्निटी एम्पावरमेंट, पीएम बोल रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय द एम्पावरमेंट? डिग्निटी, डिग्निटी, योर डिग्निटी। ठीक है। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आपके पास बैंक का, अगर वुमेन्स के पास हो तो वो कुछ बचाएंगे, वो जाके बैंक में रखेंगे, ज़्यादा सेफ होगा। घर पे होता है का उसका यूज कोई और कर लेता है, मेल मेंबर। तो ऐसे होता है कि उसका खुद का होगा, वो जब चाहेंगे निकालेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं निकालेंगे। और जब पैसा होता है तो आपके पास थोड़ा सा पावर आ ही जाता है, क्योंकि यू कैन टेक डिसीजन। आप कभी भी डिसीजन लेना हो कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो यू कैन इक्वली यू कैन से। ठीक है ना? वो थप्पड़ वाला, थप्पड़ पिक्चर देखा है? थप्पड़, ये
तापसी पन्नू, तापसी क्या नाम है, तापसी पन्नू, तापसी पन्नू। तो देखिएगा बहुत अच्छा पिक्चर है, यू शुड सी, वहाँ पे डिग्निटी क्या होता है, कैसे होता है, वो काफ़ी अच्छे से दिखा है। तो इसमें है कि अब मोदी जी आए, उन्होंने कहा इम्पावरमेंट करना है, तो सबसे पहले इन्होंने सस्ते में विदाउट एनी बैलेंस, जीरो बैलेंस पे इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करने का स्टार्ट किया। इस समय नियर अबाउट कितनी वुमेन्स का हो गया, 30 करोड़ वुमेन्स हैव बीन ब्रॉट इनटू द बैंकिंग सिस्टम आफ्टर दिस। तो कहीं ना कहीं हाँ हाँ, मेजोरिटी, राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही बिल पास होता है, तभी वो एक्ट बनता है। पार्लियामेंट के तीन मेन पार्ट होते हैं, द फर्स्ट इज द लोकसभा, सेकंड इज द राज्यसभा, थर्ड इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्योंकि साइन करता है उसके बाद एक्ट बनता है, राष्ट्रपति। ठीक, ठीक है ना। तो दे आर द थ्री। तो हमें कोई भी बिल पास कराना है तो यू हैव टू पास फ्रॉम द लोकसभा, राज्यसभा एंड साइन ऑफ द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। ये जन धन योजना का समझ में आ रहा है। जन धन योजना को इन्होंने कहा था जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, JAM। जैम में तीन चीज इन्होंने और कनेक्ट किया कि आप पहले बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, बैंक अकाउंट के बाद आप उसको आधार से लिंक करवा लीजिए, और आधार से लिंक करा के आप अपने मोबाइल नंबर से भी लिंक कराइए, ताकि आप SMS से भी बैंकिंग सिस्टम को सब कुछ कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग आप कर सकते हैं। तो और इजी हो जाएगा, बैंक कभी भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, कितना अकाउंट में आ रहा है, सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अभी तक जो बैलेंस डिपॉजिट हुआ इस बैंक में 2.3 लाख करोड़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हुआ है, चीजें अच्छी हुई हैं। और 65% ऑफ जितने भी कर रहे हैं वो रूरल एंड द सेमी अर्बन एरिया में है, मेट्रो सिटीज में नहीं है। मेन बैंकिंग की दिक्कतें कहाँ पे होती हैं, बैंक ही नहीं होता, एक दो बैंक होगा, ग्रामीण बैंक होगा, खुलवा लिया, एंड दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका अब ट्रांसफर इजी हो गया, दैट इज द मेन थिंग। तो वुमेन इंपावरमेंट में आपको लिखना है तो जन धन एंड द जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी आए तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द जन धन योजना। ए से आधार को लिंक कराना है, और M से मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल का आपका लिंकेज कराना था, दैट इज द जैम ट्रिनिटी। ये जैम ट्रिनिटी लिख लीजिएगा, जैम ट्रिनिटी दैट इंक्लूड द जन धन, आधार एंड मोबाइल। जैम ट्रिनिटी, TRINITY। ट्रिनिटी का हिंदी में हुआ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ट्रिनिटी, जैन, जनधन, आधार एंड मोबाइल। क्लियर हो गया। मेन चीज है कि कितना बैंक अकाउंट है, किस एरिया में है, सेमी एरिया, सेमी अर्बन एंड द रूरल एरिया, एंड मेनली द वीमेंस हैव बीन पॉजिटिवली इम्पैक्टेड 30 करोड़। तो वीमेन इंपावरमेंट में अगर आप लिखते हैं तो इसका एग्जांपल एक काफी अच्छा हो सकता है। ओके। जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ है वो 39 लाख करोड़ हुआ है। देखिए जमा हुआ है 23 लाख जो पैसे, लेकिन ट्रांसफर 39 लाख कैसे हो गया। जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है कि एक ही 100 रुपए को कई लोग यूज कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए गया, मैं उधार लिया, फिर मैंने कोई बिजनेस किया, फिर वापस जाके मैंने अपने पैसे जमा कर दिए, फिर वो बैंक दोबारा उसको किसी को लोन दे दिया। एक ही चीज को हम कई लोगों को लोन दे सकते हैं ना, तो वो मनी ट्रांसफर होता है। उसी 100 रुपए से किसी ने जाके तरबूज खरीदा, फिर तरबूज वाले ने जाके दाल खरीदा, तो वो 100 रुपए ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट जगह पे। तो ट्रांसफर इसको कहते हैं, मनी का जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता है। तो वो भले 2 लाख करोड़ है, लेकिन वो ट्रांसफरिंग में जो 39 लाख करोड़ में वो ट्रांसफर हुआ है। क्लियर हो रहा है कि प्लीज, इज इट क्लियर। Next important news that we are going to cover is the center offers discussion with the unions on the labor codes. Recently जो लेबर लॉ थे काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, लेबर इंस्पेक्टर आज उसको बीच में कहा जाने लगा था, उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने के लिए 4 लेबर कोड लाए थे जो बहुत क्लियर कट में बोलता है कि क्या क्या, जैसे एक वेज फिक्स करेगा, एक सोशल सिक्योरिटी फिक्स करेगा, एंड जो जितने भी पर्सनल रिलेशन विद द इंडस्ट्री है वो फिक्स करेगा। बहुत क्लियर कट में बोल दिया। जैसे अगर 100 लॉ हो जाए तो वो जितने भी ऑफिसर है मिसयूज करते हैं ना कि आपने
छठा वाला लॉ नहीं फॉलो किया है, तो हम कंफ्यूज। अब 4 लेबर कोड हो गया, तो हम इजीली वी कैन रेफर दैट लेबर कोड। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी दिक्कत है, यूनियंस कह रहे हैं कि अगर 100 था लेकिन वो लेबर जो वर्कर्स थे उनके फेवर में था, अभी आपने किसके फेवर में कर दिया, इंडस्ट्री के फेवर में कर दिया। दैट इज द मेन थिंग। इंडस्ट्री के फेवर में इसलिए भी है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग हो गया ना। जो इंस्पेक्टर राज था कि इंस्पेक्टर आके आपसे घूस लेता था 10 चीजों का, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग, मेन पर्पज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तभी तो बिजनेस कोई भी करेगा। अब आप उसको 10 तरीके का हेडेक दे दें किसी बिजनेसमैन को, तो कोई बिजनेस नहीं करेगा ना। वो हमेशा सोचेगा कोई जॉब पकड़ ले उसी में रहे। और अगर कोई इकोनॉमी केवल जॉब पे डिपेंडेंस रहे तो कोई तो बिजनेसमैन होगा। जब बिजनेस क्रिएट होगा तभी तो जॉब मिलेगा। एक गवर्नमेंट की लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी जब तक हम प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे, हमें वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग ना? सर्विस सेक्टर की एक लिमिट होती है, सर्विसेज में देयर इज द वेरी लिमिटेशन। लेकिन इंडस्ट्री में कहीं ना प्रोडक्शन में उससे ज्यादा वाइडर एरिया में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वाइडर एरिया में प्रोड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो ज्यादा होगा। डेवलप्ड कंट्री का यही है ना, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत अधिक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज वेरी लिविंग स्टैंडर्ड उनका काफी हाई ले जाने में वो काफी हेल्प किया है। क्योंकि इन द इंडस्ट्री यू आर गेटिंग ए जो मिनिमम वेज होता है, कहीं ना कहीं एक डिग्निफाइड मिनिमम वेज होता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो इसी को लेके यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बढ़े, एक स्कीम लाई थी, उसको बोला था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। इसके पहले जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही थी, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चला रही थी। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम में ये था कि मैं कोई कंपनी खोलूं, उसके बाद मैं प्रोड्यूस करूं, और गवर्नमेंट कहती थी कि आप प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। अब जब आप 1000 के बाद जो नेक्स्ट वाला प्रोड्यूस करेंगे उस पर हम 50 रुपए 100 रुपए आपको अलग से एक्स्ट्रा देंगे। तो गवर्नमेंट को ये लगता था कि कोई कंपनी अगर प्रोड्यूस करेगी ज्यादा, तो प्रोड्यूस कैसे करेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लगाएगी तभी तो करेगी ना। उस समय भी गवर्नमेंट का मेन एम था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करना, लेकिन वो प्रोडक्शन से लिंक उन्होंने स्कीम चलाया था, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मैं बोनस दूंगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। लेकिन कंपनी वाले बहुत होशियार, वो क्या करते थे कि जो 8 घंटे का जॉब करता था उससे कहें 12 घंटे करो, प्रोडक्शन ज्यादा करा दिया। जहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट 1 बढ़ाना था उन्होंने उसको 0 कर दिया, 10 की जगह पे 2 को रखा। क्लियर हो रही है? प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। तो गवर्नमेंट इस बार सोची कि बहुत चालाक निकले, तो इन्होंने कहा कि नाउ वी विल बी गिविंग द बोनस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट की दीजिए किसी को, न्यू एम्प्लॉयमेंट में जो पहली सैलरी होगी वो गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी। ठीक है? फिर इन्होंने जितने भी सोशल सिक्योरिटी के नाम से उसने कहा कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे होता है ना पीएफ एंड डिफरेंट सोशल वो सिक्योरिटी वो देते हैं, तो वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें से इंक्रीज कर दिया। तो अभी जो हम प्रोसेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की तरफ हमने इस बजट में मूव किया है। क्लियर हो रहा है व्हाट इज दिस एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसके पहले क्या था? प्रोडक्शन लिंक इन स्कीम, वहां पे भी इंसेंटिव यही था कि ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी तो अब इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव करा है। इसका भी अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री ये कह रहे हैं कि आपने तो एम्प्लॉयमेंट पे कह दिया, तो लोग आपके 1 महीने के लिए थोड़ी 11 महीने का घाटा सहेंगे, आप तो पहले महीने का दे रहे हैं ना। इंडस्ट्री वाले होशियार हैं, वो इतना नहीं है कि आपके इतने मतलब उसमें आ जाएंगे कि आपने 1 महीने का दे दिया, उन्होंने 4 एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ला दिया। उनको पता है कि मैं जो घंटे बढ़ा के करवा रहा हूँ 8 की जगह पे 12, उसमें मेरा ज्यादा बेनिफिट है। तो अभी भी इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है अभी भी इसका उतना इम्पैक्ट नहीं। उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जो इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जैसे जितनी भी चीजें होती हैं, वाटर की नीड होती है, डिफरेंट रेगुलेशन में कंसेशन का नीड होता है, वो सब पे अगर गवर्नमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, रोड की जरूरत होती है, ये सब प्रोवाइड करेगा, तब जाके एम्प्लॉयमेंट में रियल में ग्रोथ होगा। दैट इज द मेन थिंग। जैसे लेबर कोड है अभी तक नहीं लागू हुआ सही से, उसको सही से इंप्लीमेंट कराए, तब जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। कम्युनिकेशन किसके पास होता है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, और यहाँ से लाइसेंसिंग यूनियन गवर्नमेंट देती है। अभी हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? कम्युनिटी रेडियो, एफएम रेडियो लोकल लेवल पे। अभी तक हम क्या करते थे? नेशनल लेवल पे सब कुछ था। अब हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे लेवल पे, आप देखते होंगे अब छोटे छोटे शहरों में भी एफएम रेडियो हो गया, आप
धीरे धीरे हम गांव में भी देख रहे हैं। तो वहां पे ये है कि कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो बढ़ेगा, हर आदमी का जैसे कल्चरल है, अगर रेडियो पे उसको प्रमोट किया जाए तो दैट विल बी मोर वाइडर स्प्रेड होगा। दूसरी चीजें होती है जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कीम है, अगर उसको अवेयरनेस बढ़ाया जाए तो लोगों में उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उसको जो अवेल करने का है वो कंडीशन बढ़ेगा, हम एजुकेट कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ द स्कीम्स हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, जब बजट डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि 700 स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। आप लोगों से मैंने पूछा कि कितना स्कीम आप लोग अवेल करते हैं, तो आप लोगों ने 4 का भी नाम नहीं काउंट करा पाया था, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे अभी आप जाइए कहीं पे भी लोकल एरिया में सर्वे करके आइए, अभी बाढ़ आता है, सबके फसल डिस्ट्रॉय होते हैं। अब गवर्नमेंट चला रही है प्रधानमंत्री किसान नहीं, समृद्धि योजना नहीं, फसल सुरक्षा योजना। समृद्धि योजना तो अलग है, जो एक और स्कीम चल रहा है कि किसान फसल सुरक्षा योजना, उसमें है कि आपका अगर फसल, आपका कल्टीवेशन को कोई भी डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द नेचुरल और द सम ऑफ द ये डिजीज जैसे इम्पैक्ट से, तो आपको गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। आप आसपास के एरिया में जाइए, इतना बाढ़ उड़ आ रहा है, किसी को नहीं मिलता है। मैं से जाके कुछ लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि जैसे लोग बताएं कि यहाँ पे आसपास गंडक के किनारे केले वेले की खेती होती है, तो वो सब बाढ़ में डूब गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, फिर तो आपको मिलना चाहिए, पीएम ने दिया होगा। तो कहे नहीं, हमने भरा ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। 80% लोगों को पता ही नहीं था, 10% लोगों ने को भरना नहीं आता था, पता भी था तो। और जो 10% भरे भी थे वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, बैंक वाले इतने दौड़ा रहे थे कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, वो मिल ही नहीं पा रहा था। 10 बार दौड़ने के बाद वो छोड़ ही देते। तो दैट इज द कंडीशन। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो FM रेडियो आएगा वो लोगों को लोकल लैंग्वेज में स्कीम बताएगा कि ये फसल बीमा योजना है, आप अपने जितना भी आपका कल्टीवेशन का कॉस्ट है उसका आपको सिर्फ 1% देना है, और अगर कभी बाढ़ आया या कोई भी साइक्लोन आया या ड्रॉट पड़ा तो गवर्नमेंट आपका पूरा पैसे देगी। दैट इज द मेन थिंग। तो अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोगों को ये भी बताया जा सकता है कि फॉर्म कैसे भरें। फिर अगर रेडियो लोकल लेवल में ये भी बता सकता है कि कैसे क्लेम करें, तो कहीं ना कहीं जो लोकल रेडियो का है बहुत इम्पैक्ट है, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में बताएंगे। अगर नेशनल टीवी पे बताते भी हैं तो वो इंग्लिश या हिंदी में, दो ही ऑप्शन होता है। लेकिन हमारे पास सो मेनी जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है उसमें लोगों को ज्यादा समझ में आती है। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है रेडियो का कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, गवर्नमेंट हर साल के बजट में देती है। इस बार के बजट में 1 लाख करोड़ है। मेनली इसका मेन पर्पज है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मिंग का सबसे बड़ा दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग। नियर अबाउट करोड़ों में जो हमारा नियर अबाउट 20% जो होता है हॉर्टिकल्चर एंड ये वेजिटेबल, वो सड़ जाते हैं, वो हम यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कनेक्टेड नहीं है। आपको हाईवे तो मिलेंगे लेकिन हाईवे के बाद जो मेन रोड से जो गाँव को कनेक्ट करता है वहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है। तो इस एरिया में गवर्नमेंट ने 1 लाख दिया इस बार, उसका डिफरेंट प्रोजेक्ट में अभी हम यूज कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 47,000 करोड़ इन्होंने रिलीज किया है, और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें 74,000 करोड़ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। ये चीजें आपको उस समय काम आएगी जब एग्रीकल्चर से कोई भी चीज आता है, मेंस का आंसर, और उसमें आपको देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर देगी। तो ये आप आंसर दे सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक अलग से रिलीज किया और उसमें 1 लाख करोड़ है। ये इजिली दिमाग में रह जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। दूसरी चीज यहाँ पे दिया है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज। एफपीओज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए फार्मर्स अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे लेके जाएंगे दुकानदार के पास, दुकानदार बार्गेनिंग करके वो खरीदेगा। जैसे चावल का है, वो खरीदेगा 1,000 रुपए क्विंटल और बेचेगा 3,000 रुपए क्विंटल। बार्गेनिंग पावर नहीं होती फार्मर्स के पास। फार्मर्स को ये लगता है कि घर पे जाऊंगा सड़ जाएगा। जो भी फार्म्स का प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं वो सड़ने का, स्पॉइलेज का चांसेज होता है ना, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी उस एरिया के फार्मर्स हैं, मिलके एफपीओज बना लें, और एफपीओज के बाद अगर एक ही साथ 1,000 फार्मर्स हो या 100 फार्मर हो और वो एक साथ पूरा चावल ना बेचें और वो एक साथ मिलके अपना रेट तय करें तो उनको रीजनेबल रेट मिल सकता है। क्लियर हो रही है चीजें। और कहीं ना कहीं अगर कई फार्मर्स एक जगह कलेक्टिव में होते हैं तो उनके पास जो उनकी कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन की है वो भी बढ़ जाएगी। मानिए मेरे घर में सिर्फ 3 बोरे अगर चावल हुए
तो मुझे कहीं दूर के मार्केट में ले जाने में दिक्कत होगा, कैसे मैं लेके के जाऊंगा, ट्रक व्रक नहीं कर सकता हूँ। अगर रेलवे से भी ले जाऊं तो काफी उसके लिए मेरा खुद का किराया, फिर वहां ले जाके करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर 100 किसान एक साथ हैं तो उनका अगर 3-3 बोरे, 3-3 क्विंटल भी, वो कितना हो जाएगा, 300 आराम से ट्रक कर लेंगे। एक आदमी जाएगा, बेच के आएगा, दिल्ली के पास ज्यादा रेट मिलेगा एज कम्पेयर टू द लोकल मार्केट, या जहाँ पे भी बेंगलुरु हो गया जहाँ पे चावल की शॉर्टेज है और डिमांड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग होंगे। एफपीओज कहीं ना कहीं इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ा देता है। बार्गेनिंग पावर, वी ऑलवेज डू द बार्गेनिंग, कभी भी जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ भी खरीदने हम बार्गेनिंग करते हैं, दैट इज द थिंग। तो वहाँ पे फार्मर्स का भी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आप नोट कर दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, तो ये सब चीजें मेंस में जब आंसर लिखेंगे ना, ये सब पॉइंट के रूप में यू शुड यूज दैट, इस तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, चांदीपुर वायरस काफी न्यूज में है। चांदीपुर न्यूज वायरस क्यों नाम पड़ा चांदीपुर? ये वायरस पहली बार एक चांदीपुर गांव में मिला था 1960 के आसपास। वो मुंबई के आसपास का एरिया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम ही चांदीपुर वायरस पड़ गया, दैट इज द मेन रीजन। ये एक तरीके से न्यूरल बीमारी है, वो होगा फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम डेड हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इसका अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेथ हो जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। जो मेनली होगा वो सैंड मॉस्किटो के ये बाइट से होता है, दिस इज द सैंड मॉस्किटो, ये अपने वहाँ भी देखने को मिल जाते हैं, दैट इज द मेन थिंग, ओके। और यहाँ पे होगा दैट इज मेनली दिस इज द, किस फैमिली से है ये मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, किस चीज में और ये अटैक करता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब में भी यही ही इसी से ही होता है, दिस इज द थिंग। ये इंसेफेलिटीज, व्हाट इज द इंसेफेलिटीज? कोरापुर में भी काफी ये बीच में देखा, ये दिमाग का ये था ना, अभी हमने देखा था, अभी जब योगी जी की गवर्नमेंट थी तब भी हमने इसका केस देखा था, काफी न्यूज में था। तो इसमें ये इसका भी इम्पैक्ट आता है, एंड अभी तक इसका नो स्पेसिफिक एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी कोई नहीं है, और नहीं वैक्सीन है, तो नहीं वैक्सीन है और नहीं कोई मेडिसिन है प्रॉपर इसका। तो इसमें डेथ का कंडीशन बहुत ज्यादा है, मॉर्टेलिटी रेट काफी हाई है, नियर अबाउट आपका इस बीमारी होने के बाद जब हॉस्पिटलाइजेशन होंगे उसके 24 से 48 घंटे में डेथ होने के चांसेस होते हैं। मेनली हाँ छोटे बच्चों में हो रहा है, जो एज कम है उनमें ये ज्यादा अटैक हो रहा है। क्लियर हो रहा है, किससे होता है यही पूछेगा, इतना डीप में नहीं जाएगा। व्हाट इज द मेनली, सैंड फ्लाई से होता है। सैंड फ्लाई का कौन सा ग्रुप है, एडीज एजिप्टी। चाइल्ड विल लो 15 इयर्स मेनली इंपैक्ट कर रहा है। कंडीशन, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द मोर्टेलिटी? डेथ होने का जो रेट होता है, हो गया उसके बाद मृत्यु दर, या राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये हो गया ना, पीसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा कि इतना पूछ सकता है कि चांदीपुर कैसे नाम पड़ा, तो एक गांव का नाम था, मुंबई में था। और दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि किससे होता है, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट हाई है। तीसरा चीज ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा तो एज पूछेगा कि एज ग्रुप कौन है, 15 ईयर्स से नीचे के चिल्ड्रंस में ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, वेक्टर, दिस इज बाय द कैरीड बाय द वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय द वेक्टर, कई बार समझाया हूं मैं क्लास में। वेक्टर बॉर्न डिजीज है, व्हाट इज मीन बाय दिस? वो वायरस डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं करेगा, कोई मीडियम चाहिए। जो सैंड फ्लाइज है वो अगर काटेगी तो ऐसे नहीं होगा, वो वायरस पहले सैंड फ्लाई में जाएगा और सैंड फ्लाई से आपके अंदर इंटर करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन खाली कुछ नहीं लगा सर, मेन जो होता है वो सीसी से हिलाएगा, तोड़ेगा, फिर वो डालेगा, उसके बाद वो आप में इंजेक्ट करता है, यही होता है ना। वो द इंजेक्शन सिर्फ आपको दिखता है, सैंड फ्लाई सिर्फ दिखेगा,
लेकिन असली जो इम्पैक्ट होता है उसके अंदर जो वायरस है, दैट इज द वो दवा है, जो इंजेक्शन में दवा डालते हैं ना, दैट इज। तो जो इंजेक्शन है वो वेक्टर है, सैंड फ्लाई इज द वेक्टर, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वायरस उसमें नहीं होगा। वायरस का सर्वाइवल कंडीशन होता है वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में ही सर्वाइव करती है, तो दैट इज इनटू द सैंड फ्लाइज में उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर हो रहा है? ए वेक्टर बाउंड डिजीज का मतलब अब आपको पता चल जाएगा, दिस इज द वेक्टर। क्लियर हो रहा है आपको व्हाट इज द वेक्टर? यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट इग्नोर्ड इन द कंसीडरिंग साइट्स ऑफ द निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। निकोबार कहाँ पे है? अभी बताया हूँ। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में देयर इज अ लॉट ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड है, एंड दिस इज द स्कैटर्ड अराउंड दैट। ठीक है, यहाँ पे कई ऐसी जो ट्राइब्स हैं जो बहुत एबोरिजिनल है। एबोरिजिनल का मतलब वो अभी भी एकदम पुराने जंगलों वाली स्थिति में रहते हैं, अभी भी उनका स्थिति वही है जैसे एनिमल्स का है ना, उनका कोई लैंग्वेज नहीं डेवलप है खुद का, अपने ही में वो लिमिटेड है। सेंटलीज है ये, सेंटलीज काफी अभी बीच में थे, उनके एग्जिस्टेंस जैसे वो भी अभी खतरे में है, सर्वाइवल। सेंटलीज नियर अबाउट 122 बच्चे हैं, गायब हो जाएंगे, दैट इज द कंडीशन। तो हम अंडमान निकोबार में काफी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखें कि बाहरी लोग ना जाए, कम से कम टूरिज्म हो, कोई वहां पे ज्यादा चीजें इंटरफेयर ना हो ताकि उस ट्राइबल को डिस्टर्ब ना हो और वो ट्राइबल सर्वाइव कर सके। जैसे जोरवा है एक ट्राइब, वो है, 5-6 ट्राइब है, आपको याद रखना है, ग्रेट एंड अंडमानीज एंड द निकोबारीज, ये तो इनके नाम पे, ये आइलैंड के नाम पे, वो आराम से याद हो जाएगा। जोरवा एंड सेंटलीज काफी न्यूज में थे। सेंटलीज क्यों न्यूज में थे? सेंटलीज अभी इसलिए न्यूज में थे कि अभी एक वो अभी भी हमारी लैंग्वेज को नहीं जानते, अभी भी वो एकदम एनिमल के जैसे ही रहते हैं कि जंगल में रहना। या एक्चुअली मेन ये है कि बाहर से किसी से इंटरेक्ट नहीं किए हैं। हम्म, हाँ वो डेथ हो गया था। हम्म। हम्म। हाँ एक्चुअली उनका कोई रिलीजन नहीं है, अभी भी वो दे आर नॉट सोशलाइज्ड। हाँ उनका खुद का है। कौन? इम्यूनिटी से ज्यादा दिक्कत यह है कि मेडिकेशन, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम के बाद भी अभी आप 60 साल पहले भी जाएंगे जब मेडिसिन डेवलप नहीं था, तो छोटे छोटे बीमारी जैसे फीवर उबर आता है या छोटा छोटा ये स्मॉल पॉक्स हुआ, अभी तो सब बच जाते हैं। पहले गांव का गांव डेथ हो जाता था, छोटा छोटा कॉलेरा होता था तो पूरा का पूरा गांव हो जाता था। अब तो हम लोग कैंसर को भी ट्रीट करने लगे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिन, वो मेडिसिन लेते नहीं है। तो पहला रीजन ये है। दे आर नॉट नोइंग द एनी मेडिसिन, वो अभी भी जंगल में ही है, दे आर स्टिल इन टू द एबोरिजिनल कंडीशन, उनका बाहर से कोई वो नहीं है। और ये है कि उनमें कोई भी बाहर से आता है तो उनको लगता है दे आर द थ्रेट। जैसे होता है ना लॉयन ऐसे है तो वो ऐसे चला जाएगा, वो आपको नहीं अटैक करेगा। लॉयन को जब तक ये न लगे कि ये अटैक करेगा, कोई भी एनिमल क्यों अटैक कर देगा? एनिमल देखिए, एनिमल शौक में कोई अटैक नहीं करता। एनिमल अगर लॉयन भी कभी किसी को मारता है, किसी को, डियर को या गोट को, सिप को, तो वो सिर्फ खाने के लिए मारता है। उसका पेट भर गया तो उसके सामने से डियर जाएगा, वो शौक में नहीं मारता है। शौक में मारने वाला सिर्फ एक ही स्पीसीज है, ह्यूमन। ह्यूमन स्पीसीज ये बिना मतलब का मारता है कि ये खाने के लिए मारेगा, बेचने के लिए मारेगा, अपने फ्रिज में रखने के लिए मारेगा, दैट इज द अदर थिंग। लेकिन एनिमल है, कोई भी एनिमल है, जब तक उसको थ्रेट न लगे तब तक वो नहीं अटैक करेगा, और जब तक उसको भूख नहीं लगे तब तक वो अटैक नहीं करेगा। उसको भूख चला गया, कितनी भी गाय बकरी कुछ भी जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। ओके, दैट इज क्लियर ना? तो उनको जैसे सेंटलीज है, वो अभी तक इंटरेक्ट ही नहीं, अभी भी वो एनिमल है। हम लोग भी तो एनिमल है, लेकिन हम सोशल एनिमल है, हम सोशलाइज हो गए हैं, बट दे हैव नॉट सोशलाइज। तो उनको कोई भी अगर एंट्री मारता है तो उनको लगता है दे आर द थ्रेट, दे आर गोइंग टू अटैक। तो अभी न्यूज में इसलिए थे कि कुछ 4-5 साल पहले एक यूएस से आए
और वो पादरी थे, उनको लगा कि मैं तो एकदम गॉड से मेरा कनेक्शन है, चलते इनको गॉड के बारे में बताते हैं, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब वो गए गॉड के बारे में बताने, पहले वो सब ऐसे चिल्ला के वो पहले वार्निंग देते हैं, फिर भी इनको लगा गॉड अभी इनका बुद्धि बदल लेगा, लेकिन फिर एक तीर आया उधर से, लगा, गायब हो गए, वो खुद भगवान के पास पहुंच गए। तो वो गए थे भगवान के बारे में बताने, वो सेंट्रलीज ने उनको डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचा दिया। दैट इज द थिंग। उसके बाद वहां पे एकदम बैन लगा दिया कि नो एंट्री, क्योंकि वहां पे बाहर ही जाते हैं। अभी जोधवा का भी कंडीशन आता था, जोधवा भी वही एनिमल कंडीशन में बाहर ही जाते थे, उनको कुछ खाने को ब्रेड व्रेड दे देते थे, उसके बाद डांस करवाते थे। कुछ चीजें ये आ गई यूट्यूब पे, तो गवर्नमेंट ने उनके भी एरिया में टूरिज्म को थोड़ा बैन किया, क्योंकि वो अभी भी एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं। उनको भी लगता है अब आप बाहर का फूड देंगे तो वो अभी डाइजेस्टेबल नहीं है, उनका है कि वो यही मीट मछली ये सब ही खाते हैं, जो भी है एनिमल्स जो जंगल के उसी को मार के खाते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है? इसीलिए यहाँ पे हम किसी भी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। गवर्नमेंट अभी 52,000 करोड़ रुपए दिया, कहा कि हम यहाँ पे खूब डेवलपमेंट कराएंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। इसी को लेके काफी विरोध चल रहा है कि आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, आप यहाँ पे जो ट्राइब है उनको भी कहीं ना कहीं गायब कर देंगे। दैट इज द मेन थिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दो हो जाएगा, ग्रेट अंडमानीज एंड निकोबारीज, इनके नाम पे है। दो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। जारवा नहीं खतरनाक है, जारवा भी अभी एबोरिजिनल पे, ये उतना नहीं खतरनाक होते, ये अभी भी खतरनाक है। जारवा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, जैसे है आप नॉर्मल देखेंगे तो बकरी है, बकरी से किसी को खतरा नहीं होता है, लेकिन लॉयन से खतरा होता है। तो जारवा बकरी है, सेंटलीज और लॉयन दोनों का स्थिति वही है, दोनों अभी बहुत एबोरिजिनल स्टेज पे हैं। सेंटलीज का है कि अभी भी उनका जो हॉस्टिलिटी, जैसे मैम बता रही थी कि उनका एक्सपीरियंस गलत रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत से ट्राइबल्स को मार दिया गया है, जैसे कैप्चर करने के लिए। वो समंदर के एकदम बीचों बीच स्ट्रेटेजिक एरिया में है, जापान चाहता था कैप्चर करे, ब्रिटिश चाहते थे कैप्चर करें, तो वो गए, जो भी देखता था उसको मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेंटलीज है या कोई भी किसी के अंडर में नहीं कंट्रोल हो पाते, उनको लगता है कि इस एरिया में आए ही नहीं, और उनको मार के वो भी खत्म कर देते हैं। डिजीज भी काफी उनके प्रोन होती है, दवा लेते नहीं है, छोटा छोटा डिजीज भी उनका डेथ का कॉज बन जाता है। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। तो ये दो याद हो जाएगा। फिर बचा ओंजे एंड सोमपेन। सोमपेन भी अभी बहुत एबोरिजिनल इस वो है। सोमपेन ये आप लोग पार्टी वोटी में देखते होंगे, सैम्पेन जो हम करते हैं, तो ये याद हो जाएगा। सिर्फ ओंजे है, ओंजे ऑरेंज से आप याद कर सकते हैं, ओंजे ऑरेंज याद हो जाएगा। ये छठ, हाँ, अंडमान में डिफरेंट एरिया में ओंजे, इस एरिया में लिटिल अंडमान में, अंडमान निकोबार काफी स्कैटर्ड छोटे छोटे आइलैंड है। तो इस मैप सबसे ज्यादा सोशल इंटरेक्ट दो ही है, अंडमानीज है एंड निकोबारीज है। ये तो एकदम इंटरेक्ट हो गए हैं, ये तो बोलने लगे हैं, ये तो बाहर आके एकदम मार्केट वार्केट भी लगाते हैं, ये नॉर्मलाइज है। लेकिन अभी भी ये चार जो है इनमें थोड़ी सी अभी भी है इंटरेक्शन। हाँ, सोमपेन में है, अभी थोड़ा एग्रीकल्चर में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन खासकर सेंट्रल जारवा एंड सेंट्रलीज दे आर टोटली एनिमल, अभी भी उनका एनिमल फॉर्म है, अभी भी उनके पास कुछ नहीं सोशलाइजेशन है। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? ये आप लोग मैप में लोकेट कर लीजिएगा आज जाके, ऐसे हमने मैप में दिया है, यू शुड ऑल्सो लोकेट दिस। Next important news that we are going to cover again, it is from the high amount of the microplastic in the Indian personal care product। तो अभी एक रिसर्च चल रहा था, उन्होंने कहा कि जितने भी ये आजकल प्रोडक्ट हैं जो कहते हैं हम हर्बल है, टोटली नेचुरल है, उसको इन्होंने 35 प्रोडक्ट उठाया और उसको टेस्ट करना शुरू किया कि कितना ये इको फ्रेंडली है, कितना इनमें ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है। कह रहे थे हमें कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं है, एकदम हम पत्ते से बनाया है, हम फ्रूट के जूस से बनाए हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो देखा कि नियर अबाउट 100 में से 4 में से हर एक में उन्होंने पाया कि माइक्रो प्लास्टिक है, जो छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं। जैसे आप देखते होंगे उसमें कई रंग के गोले गोले होते हैं, जो आप फेस वॉश एंड वो होते हैं, वो फेस वॉश मेनली दे हैव यूज द माइक्रो प्लास्टिक, और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो जाके कहीं ना कहीं उनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको हम
खत्म नहीं कर सकते। एक बार एंट्री हो गई तो इन्वायरमेंट में हमेशा रहते हैं। तो अब जब हम फेस वॉश करेंगे, नाली में जाएगा, नाली से नदी में जाएगा, नदी से फिश में जाएगा, फिश से हम में जाएगा, एंड दैट इज कॉजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। दैट इज द मेन थिंग। इन्वायरमेंटली भी सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं जाके चोक करता है ड्रेनेज सिस्टम को। जितना आपका प्लास्टिक का यूज होगा, दैट इज नॉट गुड फॉर द दिस ड्रेनेज सिस्टम एंड अदर रिवर सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है। मोस्टली दे आर इसीलिए अब आप जब भी यूज कीजिएगा तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द व्हाट टाइप ऑफ द फेस वॉश यू आर यूजिंग। पॉलीथीन का कंटेंट मेनली होता है, ये तो मैं रिसर्च वो जो कर रहे हैं उनसे डेटा मंगाता हूँ, अभी डेटा तो नहीं है। एक्चुअली दे आर राइटिंग दैट इज नॉट दैट मच दे आर क्लेमिंग। ये है ना, जैसे बाबा रामदेव, वो तो कहते हैं कि मैं नमक डायरेक्ट हिमालय से लेके आता हूँ एकदम देख के, एक एक दाना जाके वो देख के लाते हैं। धर्म के नाम पे यू कैन सेल एनीथिंग, रिलीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया में बैकलेस चल रहा है, डेमोक्रेटिक बैकलेस। जितना भी देखें, पाकिस्तान में अभी इमरान खान का गवर्नमेंट को टॉपल किया, अभी बांग्लादेश का रिसेंट न्यूज है। फिर हमने देखा श्रीलंका में हालत खराब थी 2 साल पहले, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद उन्होंने तख्ता पलट वहाँ पे भी किया। अभी धीरे धीरे डेमोक्रेसी नॉर्मलाइज हो जाएगी। म्यांमार में क्या हाल है, जुंता, जुंता का मतलब वहाँ का जो आर्मी है वो अपना चला रही है, वहाँ का जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ भूटान इंडिया में ही हालत सही है, वरना आप नेपाल में भी जाइए, वहाँ पे भी अभी टसल चल रहा है। अभी प्रचंड को हटा के 2 कोलिशन फॉर्म किया, वहाँ पे भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो दैट इज द मेन थिंग। एशिया का जो हमारा साउथ एशिया है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक बैकलैश आ रहा है। और जितना भी बैकलैश का मतलब क्या होता है कि कुछ आप गलत कीजिए उसका रिवर्स होता है। शेख हसीना ने ऑथोराइज किया था, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट लाया था, बैकलैश आया, लोग कहीं ना कहीं बदला लेते हैं। श्रीलंका में वही हाल था, गोटाबे राजापक्ष थे, उन्होंने पूरा अपना अथॉरिटेरियन लेके आए थे, उनके खिलाफ बैकलैश हुआ। सेम इज विद द म्यांमार। म्यांमार में जुंता है, जुंता के खिलाफ लोग इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, जुंता का हालत खराब है, वहां की आर्मी हारने के कगार पे है। दैट इज द केस म्यांमार, बर्मा। व्हाट? हाँ, रिवेंज ने एक तरीके से रिवेंज है, लेकिन बैकलैश का मतलब आप जो करेंगे फिर उसका जरूर रिवर्स आएगा। दैट इज रिवेंज इज ऑल्सो वन ऑफ उसका यूज कर सकते हैं मेनली। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक बैकलैश है कि डेमोक्रेटिक के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया, वापस इन्होंने लोगों ने विद्रोह किया। दैट इज द दे आर रिबेलिंग, दैट इज द मेन थिंग। उस पर हम वही डिस्कशन इसमें पूरा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो बात हो रही है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम बहुत दिनों से चाहते हैं कि रिजॉल्व हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे। ट्यूबरक्लोसिस का मेन थिंग है कि उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस में एक दिन में स्टार्टिंग में काफी ज्यादा आपको नंबर ऑफ मेडिसिन लेने पड़ते थे। धीरे धीरे अब जब नंबर ऑफ मेडिसिन ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं लोग उससे भी थोड़ा परहेज करते हैं। ड्यूरेशन ज्यादा था, 1.5 साल का था, अभी कट करके हमने 6 महीने के आसपास लाया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको कंटिन्यू कर सकें। ट्यूबरक्लोसिस में एक और दिक्कत है कि आपने खाया दवा, 1 महीने बाद आपको राहत मिल गई, लोग छोड़ देते थे। खांसी होती थी, खांसी थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद योर लंग एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वहां पे बैक्टीरिया को हम जब तक कंप्लीट एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया कमजोर हुआ, आपको खांसी कम आया, लेकिन आपने दोबारा छोड़ दिया मेडिसिन जिससे आप अटैक कर रहे थे, फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ग्रो करके वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब की बार जब वो अटैक करेगा तो जो आप दवा देते थे वो फेल हो जाएगा। तो उसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। मतलब अब जो ड्रग आप दे रहे हैं उसको भी रेजिस्ट करता है। हमने बोला था ना कि हम वैक्सीन में क्या कर रहे थे, वीक फॉर्म ऑफ द वायरस दे रहे थे। अगर वीक ऑफ द वायरस के कारण एंटीबॉडीज को हम स्ट्रांग बना रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, हमने बीमारी हो गई है, हमने दवा दिया, उसको मारा, लेकिन मार के हमने थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं तभी हमने बंद कर दिया क्योंकि खांसी कम हो गई थी। ऐसे में क्या होगा, जो बच्चा था वो धीरे धीरे अब उसको ध्यान में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे मार रहे थे, अब वो स्किल सीख लेगा ना, वो पूरा इनको पता है, तो वो डेवलप होगा। दैट विल बी द एंटी ड्रग रेजिस्टेंट। अब वो आप ड्रग दीजिए तो भी वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा। और इंडिया में मैक्सिमम जो टीबी का केस है दैट इज अगेंस्ट द लेबर क्लास। लेबर क्लास के वो है मैक्सिमम नंबर्स। अब लेबर क्लास के होता है कि वो रोज कमाते हैं, रोज तेल साबुन और अपना चावल दाल खरीद के ले जाते हैं। उनकी डेली वेज पे लाइवलीहुड डिपेंडेंट होती है। एक दिन भी छूटा उनके घर में एक टाइम का खाना कम बनने लगता है। दैट इज द मेन थिंग। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि हम पहले ही डोज ज्यादा दे दें,
लेकिन ये था कि फिर भी आप इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे ना, इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे, फिर आपका रिपोर्ट आएगा, फिर उसको रिपोर्ट लेने जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को देने जाना पड़ेगा, ये सब में प्रोसेस ज़्यादा हो जाता था। दूसरी चीज़ होती थी नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ मेडिसिन ज़्यादा होने के कारण कुछ नहीं तो नियर अबाउट एक खाने के लिए कहीं दिया हुआ है इसमें कि नंबर ऑफ जो डोज थे काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो बाद में हमने अभी BPAL-M लाया है, ठीक है। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, बीडामीन, ऐसे 3 दवाइयां हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 मेडिसिन, और उसको हम स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ जो डोजेज है वो घटा दे, नंबर ऑफ मेडिसिन, एंड जो ड्यूरेशन था वो हम इसको 6 मंथ पे लाए थे। देखिए ये वाला 3 to 4 टैबलेट पे आ गया था, इसके पहले काफी हाई था, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे 13 से 14 टैबलेट्स था, लेकिन अभी जब हमने इसको लाया है तो हमने इसको 3 to 4 टैबलेट्स करा, तो नंबर ऑफ टैबलेट्स कम कर दिए, नंबर ऑफ ड्यूरेशन भी इसने कम कर दिया। अब 6 मंथ का ही ये ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ ड्यूरेशन, और पहले ये 18 से 24 मंथ का पीरियड होता था, तो लोग ज़्यादा मिस करेंगे, अब मिस के चांसेस ज़्यादा होगा और इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। 89% इसमें मोर एक्यूरेसी है कि ट्रीटमेंट कंप्लीटली हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस? इवॉल्व करेगा, अगर हम बीच में छोड़ दिए तो वो दैट विल बी नॉट इफेक्टिव फॉर द नॉर्मल मेडिकेशन। क्लियर हो रहा है ना? तो अभी हम किस पे जा रहे हैं कि दिस इज द BPAL, ठीक है ना, दिस इज द मेडिकेशन सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग। इसका 3 मेडिसिन का एक बार नाम भी देख लीजिए, दैट इज द यहाँ पे, अच्छा वहीं पे ऊपर था, क्या है, दैट इज द बेडाक्विन, प्रेटोमैनिड एंड लिनेजोलाइड। दिस इज द 3 मेडिसिन दैट वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3, ठीक है। अभी हम ये रेजिम में एंटर किए हैं, चीजें क्लियर हो रही है, व्हाट इज द न्यू रेजिम एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। नंबर जो ड्यूरेशन है वो हमने रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ टैबलेट्स वो हमने रिड्यूस कर दिया। तो अभी हम देखते हैं क्या चांस, क्या आगे पड़ता है वो बनता है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि अब जो मेडिसिन पहले हम 7 दिन या 2 सप्ताह का देते थे, अब इन्होंने कहा कि एक ही बार आप 2-3 महीने का भी दे सकते हैं। दैट इज द नाउ जो गवर्नमेंट इसको प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कार्बन क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक बार कवर करते हैं। कार्बन क्रेडिट अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है कार्बन क्रेडिट? अभी मैं इसको एक्सप्लेन किया, फिर से करता हूँ। 2 इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन होता है, आयरन का कोई करेगा अब इंडस्ट्री आएगी तो प्रोड्यूस करेगी तो उसको हीट चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, कोल जलाएगा, कोल से ही एनर्जी आएगा, जब कोल जलेगा तो CO2 आएगा, और CO2 आएगा तो क्या होगा, चारों तरफ हमारा अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनाएगा CO2 क्या करेगा, अब CO2 का लेयर बनाने का क्या घाटा है, ऐसे बना लेता तो कोई घाटा नहीं था, हम खुश होते हैं। लेकिन CO2 बनाने का ये है कि जब सनरेज आती हैं, दे आर इनटू द शॉर्ट वेव में आती हैं, और जब अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है और दोबारा रेडिएट करेगा, जो रेडिएट करेगा वो लॉन्ग वेव में होगा, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव होता है वो, ठीक है। तो जो CO2 है, जितने भी लेयर्स हैं, वो शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब अर्थ एब्जॉर्ब करके लॉन्ग वेव में छोड़ेगा तो दे विल बी एब्जॉर्बिंग, और जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो ओवरऑल जो हीटिंग कंडीशन होगा इन्वायरमेंट का वो इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस एंड द ग्रीन हाउस रिलेटेड इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यही है ना, ग्रीन हाउस गैसेज एंड द। अब हमेशा ये बढ़ता गया तो एक दिन हम बॉयल होने लगेंगे, जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे हमने एक रूल बनाया कि हम नंबर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको रिड्यूस करें, यही है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक अच्छा इन्होंने कहा कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लिमिट के अगर अंदर में प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप आयरन इंडस्ट्री में हैं, 100 क्विंटल आपने आयरन प्रोड्यूस किया और आपने एमिट किया 10 क्विंटल, गवर्नमेंट ने बोला है कि यू कैन एमिट द 13 क्विंटल, तो 3 क्विंटल आपने कम किया CO2, तो इसका ये सर्टिफिकेट इस कंपनी को दे देंगे कि आपको 3 क्विंटल का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, आप किसी से उसको बेच सकते हैं। अब दूसरा कंपनी इनएफिशिएंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
इनएफिशिएंट कैसे? जैसे आप चावल को कुकर में बनाइए 5 मिनट में बन जाएगा, भगोने में बनाइए तो वो 15-20 मिनट लेगा, इनएफिशिएंसी ज़्यादा जला, ठीक है। तो ऐसे में जो इनएफिशिएंट है उसने 100 क्विंटल के लिए 25 क्विंटल CO2 करा। तो जो इनका लिमिट है 13 से 12 ज़्यादा है, तो एक कंडीशन है कि ये इनसे सर्टिफिकेट खरीद ले, तो इससे ये फायदा होगा, इसको फायदा होगा, इसको इंसेंटिव मिलेगा, तो ये और टेक्नोलॉजी लगा के अपना जो है बढ़िया कुकर लेके आएगा। कुकर में और भी मॉडर्न कुकर, ठीक है, सोलर कुकर ऊपर ले जाके सनरेज से ही बना लेगा। और इनका घाटा होगा तो ये क्या करेंगे, इनको पे करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट खरीदे, पैसा इनको दें, या तो गवर्नमेंट बाद में इन पे पेनल्टी लगाएगा। दैट इज द मेन थिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को बेच रहे हैं ना, कार्बन जो कम एमिट कर रहा है और जो ज्यादा एमिट कर रहा है उसके बीच में मार्केटिंग चल रही है, इसी को कार्बन एमिट मार्केट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? कार्बन क्रेडिट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इंडिया में जो स्टैंडर्ड जो डिसाइड करता है, कौन करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स डिसाइड अबाउट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। और इसको किसके थ्रू बनाया गया है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको किसके अंडर में बनाया गया है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इन्होंने कहा है कि दो तरीके का इन्होंने स्टैंडर्ड स्कीम चला है। एक है पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, एंड एक है कि यू हैव टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। परफॉर्म, अचीव, ट्रेड में यह है कि पहले आप क्या गवर्नमेंट करेगी कि पहले से डिसाइड करेगी इतने क्वांटिटी पे आपका एमिशन होना चाहिए, ये इतना क्विंटल होना चाहिए, और जो बचा वो बेच लीजिए। हो गया ना, परफॉर्मेंस पे है ना यहाँ पे कि आप 1 क्विंटल, और इस वाले में कितना आपको एमिट करना ये लिमिट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, इफिशियंसी बढ़ा रही है। समझ में आ रही है ये चीजें? यहाँ पे क्या है कि आप क्विंटल में इतना प्रोड्यूस कीजिए, हजारों क्विंटल कीजिए, इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी क्विंटल करेंगे, बट यू हैव टू ब्रिंग द इफिशियंसी, कम आपको CO2 एमिट करना है। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा इन्होंने एक और स्कीम है, ये क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ सीलिंग्स ऑफ द एमिशन होता है, वो कहेंगे कि आप 1000 क्विंटल से ज्यादा CO2 नहीं कर सकते। हमें नहीं मतलब है कि आपने 1 क्विंटल बनाया, 10 क्विंटल बनाया, आयरन कितना प्रोड्यूस किया, आई डोंट केयर, आई ओनली केयर अबाउट द एमिशन। दो तरीका हो गया। इसमें है इंसेंटिव ये है कि यहाँ पे आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो दे विल बी रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग इन द केस ऑफ द इनएफिशिएंसी। यहाँ पे है कि कोई इतना रिवॉर्ड नहीं है, ओवरऑल एमिशन पे ही है। ओवरऑल एमिशन पे भी यहाँ पे रिवॉर्ड तब देंगे कि आपने उस लिमिट को, आप कोल इंडस्ट्री में है, आपका 1000 का एक कैटेगरी था, आपने 800 में कर दिया, तो 200 वो फिर आप बाद में बेच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1000 क्विंटल ही एमिट करना है। इसमें पर क्विंटल में ही है कि इतना से अगर आप कम करें तो कितना भी कीजिए, लेकिन ज्यादा करेंगे तो आप खरीदिए, सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा ना, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज है कि जो अभी हमारे पास इंडिया के पास 8 नेशनल एक्शन प्लान है टू ब्रिंग द with respect to the bring the change in the climate change का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए 8 नेशनल प्लान है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम बाद में जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो 1 by 1 जितने भी एरिया में, जैसे हिमालय से रिलेटेड है, डिफरेंट वाटर बॉडी से रिलेटेड है, वी विल बी स्टडिंग 1 by 1, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा एम हम कर रहे हैं, वन ऑफ द एम इज द जीरो एमिशन टारगेट। व्हाट इज द जीरो एमिशन टारगेट? सेम, या राइट। और कैसे हम जॉब करेंगे? यस, पेड़ लगा के एक तरीका ये है। दूसरा है कि कार्बन सिक्वेस्टरिंग। कार्बन सिक्वेस्टरिंग का मतलब कार्बन कहीं निकला, वहां आपने मशीन लगाया, वहीं पे उसको आपने कैप्चर कर लिया, और कहीं नीचे माइन वाइन खाली है वहां पे ले जाके आपने उसको भर दिया। आप इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट में जाएगा तब निगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना। अगर आप माइनिंग में ले जाके रख दे तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? कार्बन सिक्वेस्टरिंग कहते हैं। जो आपने कैप्चर किया एंड देन यू उसको किसी माइन में, किसी जमीन के अंदर आपने उसको नीचे कर दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? दूसरी चीज ये है कि जितने भी डेवलपिंग है इसके रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से रिलेटेड हमारे पास ग्लोबल लेवल पे एक्ट है, उसको क्या कहते हैं?
एग्रीमेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, और उसमें हमने डिसाइड किया था कि जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे ही CO2 एमिट करना है। डेवलपिंग वर्ल्ड पे भी था, लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड का मतलब यूरोप के कंट्रीज, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन पे बाइंडिंग था, उनको करना या नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे इंडिया, ब्राजील, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड हैं उनको हमने बोला कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ही मन से, आप पे पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को खुद से ही डिसाइड करना है कि इतना एमिशन रिड्यूस करना है और आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी या जितना भी न्यू एनर्जी है उसको अचीव करना है। दैट इज नोन एज द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDCs। ये डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ये है कि ये बाइंडिंग नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये खुद से करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इसका भी हम कह रहे हैं कि आप इसका प्रूफ दीजिए, आप कह रहे हैं। पहले ये नहीं था कि ट्रेस नहीं कर रहे थे, डेवलपिंग वर्ल्ड कह देता था, करता या नहीं करता था, उस पर उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता था, अकाउंटेबिलिटी नहीं था। अभी क्या कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि मैकेनिज्म डेवलप करके हम इसको भी ट्रेस करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। इसके अंडर में NDC में इंडिया के कई हमने ऑब्लिगेशन किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसमें से 2 ऐसा था जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। एनर्जी सेक्टर में जो हमारा प्रॉमिस हमने किया है पेरिस एग्रीमेंट में, एक किया है कि हम जो कार्बन एमिशन है वो हम GDP का जो परसेंटेज है उसका 45% लेवल पे लाएंगे, और वो जो GDP का लेवल था वो 2005 को हम बेस ईयर मानेंगे, 2030 तक। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 2005 कैसे है, 2030 कैसे है। सिंपल बताता हूँ, जैसे आज हम 2005 में समझिए कार्बन जो एमिट कर रहे थे वो 100 क्विंटल करते थे। GDP बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा। तो आज 2024 में अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं 1000 क्विंटल होगा। हमने जो प्रॉमिस किया, अभी 1000 क्विंटल बहुत ज्यादा है, इसको हम लिमिट करेंगे, इसका 45%, तो इन्वायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। जो हम 100 का एमिट करते थे उसका 45% हम ले जाएंगे, और ये एम है क्योंकि अभी तो बढ़ रहा है तो अब धीरे धीरे घटेगा ना। अभी तो हम 2005 के लेवल पे जाएंगे और 2005 के भी लेवल से कम जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट ज़्यादा लगाने होंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लानी होगी। कोल की जगह पे हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब लाना पड़ेगा। नॉट द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ द कोल। जियो थर्मल एनर्जी जो जमीन से पानी गरम गरम निकलते हैं उसका यूज करके हम टर्बाइन स्टीम से रोटेट करें। क्लियर हो रही है चीजें? ये सब हम ले जाएंगे। हमने कहा कि 2030 तक हम वापस 2005 के और उससे भी कम लेवल पे जाएंगे, तब जो CO2 का अमाउंट है वो इतना बियरेबल होगा कि उसका टेम्परेचर हम पे आए तो हम पे उतना निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। जो बीमारियां हैं, जो हमें दिक्कतें हैं, अभी देखिए हीट स्ट्रोक, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो पहाड़ों पे भी मच्छर जा रहे हैं, नई नई बीमारियां मॉस्किटो से रिलेटेड है। पहले पहाड़ों पे नहीं होता था कोई भी डेंगू वेंगू से रिलेटेड कोई भी वेक्टर बाउंड डिजीज, क्योंकि वेक्टर वहां पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन अभी देखिएगा कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं पहाड़ों पे, जो यूरोप वाला एरिया है, जो लैटिट्यूड हम हायर लैटिट्यूड पे जाते थे, जो बीमारियां केवल ट्रॉपिकल एरिया में था, अब वो हम देख रहे हैं कि हायर लैटिट्यूड पे भी वो पाया जा रहा है। क्लियर हो रही है? तो ये सब चीजें हम तभी रोक सकते हैं कहीं ना कहीं। वी आर एमिंग फॉर द 2005 लेवल, और 2005 का 45% ऑफ द GDP इंटेंसिटी जो था। क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है ना? 2030 में हमें क्या करना है, लेके जाना है 2005 वाला, और वहां पे जो एमिट करते हैं उससे भी, उसका भी 45% पे जाना है। क्लियर हो रहा है ना? दूसरा हमने कहा है कि हम जो एनर्जी डिफरेंट हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होता है और एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होगा, पेट्रोल से, कोल से, डीजल से, ये सब यूज करके बना रहे हैं, तो उससे हम यूज करेंगे तो CO2 एमिट होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, लाइक द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और ऐसे केस में क्या होगा, CO2 नहीं एमिट होता है। अब सन से डायरेक्ट बना ले रहे हैं ना, CO2 हमने करा ही नहीं, तो जो हमारा एनर्जी लेवल है, एमिशन लेवल है, वो कम हुआ, एनर्जी बढ़ा। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज रिन्यूएबल का करें तो हमारा जो एमिशन होगा रिड्यूस होगा। तो हम चाहते हैं कि 2030 तक जो हमारा एनर्जी है, सोलर एनर्जी से बना हुआ एनर्जी का परसेंटेज हो 50% हो। अगर इंडिया में 100 गीगावाट या 1000 गीगावाट टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होता हो तो 500 किससे होना चाहिए, सोलर, विंड, डिफरेंट टाइप ऑफ द ये हाइड्रो वाला जो होता है वो हो सकता है, जियोथर्मल हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, दैट शुड बी द डिफरेंट फॉर्म।
क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे है, अभी हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी भी हम जो एनर्जी इफिशिएंसी का जो है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का है, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। इंडिया अभी भी यूरोप में है, बाइंडिंग है। इंडिया अभी यूरोप वाला नहीं अडॉप्ट किया है, हमने अभी लोकल जो हमने अपना ही खुद का स्टैंडर्ड वही हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अभी जो हम इंडस्ट्री जो कई बाहर थे उनको भी लेके आ रहे हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इन सबको अब हम अकाउंटेबल बनाएंगे। इन पे भी हम टारगेटिंग रखेंगे कि आप इतना एनर्जी से, इतना एमिशन से ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी जो हमने ऐड किया है, इट इज़ द आयरन, स्टील, केमिकल्स, पेट्रोलियम, एल्युमिनियम, दीज आर द इंडस्ट्री, यहाँ से ज़्यादा एमिशन के चांसेज होते हैं। क्लियर हो रहा है? इंडिया का पोलियो का केसेस, पोलियो का केस में अभी हमने देखा है कि कहाँ पे ये मिला है। ये गांव का नाम पूछ सकता है काफी न्यूज में, टिकरी किला विलेज इनटू द गारो हिल्स, वेस्टर्न गारो हिल्स। ओके, मेघालय गारो हिल्स, हम लोग उस दिन 3 माउंटेन रेंज पढ़े थे, गारो, खासी एंड जयंतिया, तीनों में मैटिलिनियल वो ट्राइबल के नाम पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे है, हम ये कह रहे हैं कि आगे बढ़े, लिख लिया क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्यों? अभी तो हमने इरेडिकेट कर दिया, जो हम लाइव एट्यूनेटेड दे रहे हैं, हमने लाइव को ही दिया, तो कहीं कहीं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जिस आदमी में, अगर वो आदमी में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो उसके एंटीबॉडीज को हरा देंगे, वहां पे पोलियो पैरालिसिस हो जाएगा, अटैक कर देगा। क्लियर हो रही है? अब दूसरी चीज ये है कि एक होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे होगा, उस आदमी की इम्यूनिटी कम है। दूसरा लेवल ये हो सकता है कि बाय द डेफिकेशन एंड बाय द डिफरेंट ह्यूमन प्रोसेस, जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू अगर वो ड्रेनेज सिस्टम में और हमारे इन्वायरमेंट में चला जाए तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा ना। और उस एरिया में अगर वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं वो फिर से जाएगा, दोबारा जाएगा। अगर वैक्सीन है, इम्यून सिस्टम डेवलप है, तो वो हरा देगा। अगर बीच में हमने सोचा कि 2014 में हमने इरेडिकेट कर दिया, हमने वैक्सीन बंद करवा दिया, तो ऐसे केस में अगर ये कम्युनिटी लेवल पे फैलेगा तो पूरी कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर देगा। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो जो पूरे कम्युनिटी लेवल पे होता है उसको कहते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी रिलेटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ये है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, क्योंकि वाइल्ड वाले जो है हम खत्म कर दिए। वैक्सीन से ही उस इंडिविजुअल को भी अटैक कर रहा है, उस वैक्सीन से ही कहीं ना कहीं कम्युनिटी में सर्कुलेट करके जा रहा है। तो द फर्स्ट इज द IVDPV। VDPV का क्या मतलब हुआ, वैक्सीन, डी से डिराइव्ड, पी से पोलियो वायरस, पीवी। ठीक है, अब आई से है इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब मेरा इम्यून कम है तो मुझ में लगा, मुझे अटैक कर दिया, तो एक को ही इंपैक्ट करेगा। लेकिन दूसरा है दैट इज द सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। सर्कुलेटिंग का मतलब दैट हैज गॉन थ्रू द डाइजेशन सिस्टम टू द ड्रेनेज सिस्टम टू द इन्वायरमेंट। अब वो पूरे कम्युनिटी पे इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वो पानी पूरी कम्युनिटी पिएगी ना। उस एरिया में जितने भी यूज है और बाय द दिस वायरस, वो डिफरेंट तरीके से लोगों के अंदर में एंट्री मारेगा, और ऐसे केस में पूरी कम्युनिटी को ही इंपैक्ट करेगा। अभी क्लियर नहीं हुआ, इस पर कंफर्मिटी नहीं है, अभी शायद नहीं है, अभी रिसर्च चल रहा है इस पर। आई डोंट थिंक कि इसका अभी मिला है, अभी इस पे रिसर्च चला, अभी कुछ मिला नहीं है कुछ। अभी मेघालय में है, एक ही 2 आदमी में पाया गया, तो अभी कर रहे हैं कि ये इम्यूनो डिफिशियंसी से है, लेकिन हो सकता है सर्कुलेटिंग भी हो जाए, तो रिसर्च के बाद पता चलेगा। कि अब रिसर्च में ये कर रहे हैं कि वहाँ के पानी वानी को टेस्ट कर रहे हैं। अभी तो एक आदमी में पाया गया, अब क्या करेंगे कि वहाँ इन्वायरमेंट के डिफरेंट जो भी, जहाँ पे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें टच में आती हैं, वो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी क्लियरिटी नहीं है। ये क्लियर हो रहा है ना कि व्हाट इज द IVDPV एंड व्हाट इज द CVDPV। दिस इज द सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ये हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, व्हाट इज द पोलियो, कैसे ये हुआ है, कैसे वो फैला है, और 2 तरीके, इम्यूनो डिफिशियंसी एंड द सर्कुलेटिंग। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट। यूक्रेन में खास हम लोग इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ आप ये रीजन देखिए, कुर्स्क कहाँ पे है, दैट इज इनटू द रशिया। और यहाँ पे पूरा एनालिसिस है कि क्यों इन्होंने अटैक किया कुर्स्क में, इसलिए किया क्योंकि अभी US में जो गवर्नमेंट आने के चांसेस है, डोनाल्ड ट्रंप, ही इज नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन।
उनको ये लग रहा है कि यूक्रेन, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि पुतिन तो मेरा दोस्त है, मैं यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में यूक्रेन को लग रहा है कि जब तक नवंबर में इलेक्शन है और नेक्स्ट जनवरी से प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे, तो यूक्रेन को लग रहा है कि जितना से जितना फंडिंग हो जाएगा अभी हो जाए। अभी जर्मनी ने भी मना कर दिया था, तो इसीलिए इन्होंने जबरदस्ती अटैक किया है रस्सा में, ये दिखाने के लिए कि हम भी मजबूत है, रस्सा को हराया जा सकता है। आप उसके अंदर जाकर अटैक कर दिए ना, अगर पाकिस्तान आके इंडिया के किसी पंजाब के एरिया को अटैक कर दे, लाहौर को, लुधियाना, जैसे लुधियाना को अटैक कर दें, या और अंदर अमृतसर को अटैक कर दें, और तो अब आप मैसेज क्या चाइना को जाएगा कि पाकिस्तान के पास दम है, सपोर्ट करें। मानिए बीच में अगर चाइना कह दे कि ये तो हार है, फुद्दू है, ऐसे अगर सेंस आए, तो अटैक क्या होगा? अटैक से होगा कि मोरल बूस्ट होगा। यूक्रेन भी अपना मोरल बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्रूफ करने के लिए हमें दम है, हम हरा सकते हैं, रस्सा को हराया जा सकता है, तो इन्होंने ये दिखाया। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑलरेडी जो रस्सा का है, रस्सा का बस ये एरिया कमजोर था, लेकिन ऑलरेडी रस्सा का एडवांस यूक्रेन में काफी है, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं रस्सा का ये मतलब जो भी चीज है वो मच डोमिनेटिंग है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ यही फायदा हो जाएगा कि अभी जो यूरोपियन कंट्रीज फंडिंग को कम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो फिर से अपना थोड़ा बहुत फंडिंग कर सकते हैं। दैट इज द ओनली बेनिफिट। कुछ ये आपका एक बार मैप में लोकेट कर लीजिएगा, ताकि कभी मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कर सकें। तो रस्सा में या आप एक बार लोकेट कीजिएगा इसको, आज मैप खोलेगा रस्सा का, और यहाँ पे कुछ है, ठीक है। ये वाले न्यूज में आर्टिकल में बस ये डिस्कशन है कि जो पार्टीशन का है सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट था वो वीमेंस का था। मैक्सिमम केसेस कि वीमेंस का फोर्स मैरिज किया, रेप किया, वायलेंस किया, बदला लिया, तो वीमेंस को जो सहना पड़ा था एज कम्पेयर टू द मेल। जैसे होता है ना कि एज एसेट, जैसे होता है कि डिग्निटी, ऑनर, बदला लेना, ये कहीं ना कहीं वीमेंस के खिलाफ ही ये ज्यादा होती है। ऐसे में कहीं में भी वार में देखिएगा वीमेंस का जो एट्रोसिटीज है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही इसमें डिस्कशन है, वो हम खास इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्होंने जो लोग बच गए हैं उस समय 1900, वो बूढ़े हो गए, वही अपना अपना शेयर किए हैं, इसी बुक में वो डिस्क्राइब किया गया। दैट इज ऑल अबाउट। बाकी और कुछ खास नहीं है। दैट इज गोइंग ऑन द सिक्योरिटी। अदानी का केस चल रहा है, तो उसमें मैनिपुलेशन का है। दैट इज सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। Thank you for joining the session. All the best. Bye. Any doubt, any confusion?